अब बजटरी कंट्रोल इज द टॉपिक आई एम स्टार्टिंग विथ। पहले तो जो लोग कॉस्टिंग के बारे में बहुत ज्यादा नहीं जानते, पर्टिकुलरली फाउंडेशन के बच्चे, उनको मैं बताना चाहता हूँ कि आप लोग जो पढ़े हो ना वो सिर्फ कॉस्ट शीट पढ़े हो, है ना, जिसके अंदर प्राइम कॉस्ट, फैक्ट्री कॉस्ट, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, है ना, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, कॉस्ट ऑफ सेल्स एंड सेल्स, ऐसा करके पूरा स्ट्रक्चर आप पढ़े हो। उससे ज्यादा आपको नहीं मालूम है। बट ये सभी को कॉस्टिंग का बेसिक मीनिंग मालूम है। व्हाट इज द बेसिक मीनिंग ऑफ कॉस्टिंग, यू नो? सब लोग जानते हैं कि कॉस्टिंग किसको बोलते हैं। तो कॉस्टिंग का मीनिंग है, जिनको नहीं मालूम वो भी जरा जान ले। कॉस्ट का मीनिंग होता है रिसोर्सेस एक्सपेंडेड फॉर ऑब्जेक्टिव। मीन्स आपका कोई ऑब्जेक्टिव है, उसके लिए आपने जो रिसोर्सेज एक्सपेंड किए उसको कॉस्ट बोलते हैं। अब ये रिसोर्स का मीनिंग क्या है? तो रिसोर्स का मीनिंग आपको मालूम है, रिसोर्स में चार चीजें आती है, 4 M's, मालूम है ना? जो मेरे साथ पढ़े हैं उनको मालूम होगा, मटेरियल, मैन, मशीन एंड मनी। ये चार चीजें आपका रिसोर्स कहा जाता है ना। मटेरियल, मैन, मशीन एंड मनी, ये आपके रिसोर्सेज हैं। एक्सपेंडेड, इसका मीनिंग क्या होता है? एक्सपेंडेड का मीनिंग होता है सेक्रीफाइस्ड, यूटिलाइज्ड, एक्सपेंडेड, एक्सपेंडेड तो लिखा ही है, ओके। तो सेक्रीफाइस्ड, यूटिलाइज्ड, यूज्ड, ऐसा भी बोल सकते हैं, यूज्ड। तो आपके ये जो रिसोर्सेज है, मैं, एम स्टैंड्स फॉर मटेरियल मींस रॉ मटेरियल या गुड्स, एम स्टैंड्स फॉर मैन, मैन मींस लेबरर्स, एन स्टैंड फॉर मशीन, मशीन मींस ओवरहेड्स, एम स्टैंड्स फॉर मनी मींस कैश। तो ये सभी चीजें आपने एक्सपेंड की, यूज की, सेक्रीफाइस की, यूटिलाइज की। क्यों? क्योंकि आपका कुछ ऑब्जेक्टिव था। क्या ऑब्जेक्टिव था? तो आपका ऑब्जेक्टिव था क्या? आइदर यू कैन बी गुड्स रिलेटेड बिजनेसमैन और सर्विस रिलेटेड बिजनेसमैन। और गुड्स में दो लोग आते हैं, एक आते हैं ट्रेडर्स, दूसरे आते हैं मैन्युफैक्चरर्स। तो आप समझ लो कि कॉस्ट का मीनिंग होता है रिसोर्सेज एक्सपेंडेड फॉर अवर ऑब्जेक्टिव। आपका ऑब्जेक्टिव है गुड्स बना के बेचना, इफ यू आर अ मैन्युफैक्चरर। आपका ऑब्जेक्टिव है गुड्स बेचना, इफ यू आर अ ट्रेडर। आपका ऑब्जेक्टिव है सर्विस प्रोवाइड करना, यू आर अ सर्विस प्रोवाइडर। तो ये ऑब्जेक्टिव को फुलफिल करने के लिए आप जो भी ये रिसोर्सेज है उसका आप यूज करते हो, उसको आपकी कॉस्ट कही जाती है। ठीक है, तो ये कॉस्ट का बेसिक मीनिंग है। अब हम ये कॉस्ट को कैसे कैलकुलेट किया जाता है, उसके लिए जो टॉपिक्स आते हैं ना, उसको मेथड्स ऑफ कॉस्टिंग बोलते हैं। एंड यही कॉस्ट को कैसे कंट्रोलिंग के तौर पे यूज किया जाए, कॉस्ट के कंसेप्ट को, उसको टेक्निक्स ऑफ कॉस्टिंग बोलते हैं। देखो मैं कुछ चीजें लिख रहा हूं, आपके लिए बेसिक रहेगा, देखना सब लोग। ये कॉस्ट के अंदर दो चीजें आती है, एक आती है मेथड्स, दूसरी आती है टेक्निक्स। ये सर मेथड्स एंड टेक्निक क्या है? कॉस्ट की मेथड्स है ना, वो आपको सिखाती है कि कॉस्ट कैसे ढूंढनी है। एंड कॉस्ट की जो टेक्निक है ना, वो आपको सिखाती है कि ये कॉस्टिंग की जो टेक्निक्स है, उससे आप कॉस्ट का कंट्रोल कैसे कर पाओ। बराबर है? तो आपको मैं इसका पर्पस बता देता हूं कि जो मेथड्स है वो आपको कंप्यूटेशन सिखाती है, कंप्यूटेशन ऑफ टोटल कॉस्ट, जबकि ये टेक्निक्स आपको कंट्रोलिंग सिखाती है। सर डिफरेंस समझाओ। अब मैं आपको डिफरेंस समझाने जा रहा हूं, सब लोग देखिएगा। जो मेथड्स ऑफ कॉस्टिंग है ना, उसमें आपको कॉस्ट गिनने के तरीके बताए गए। मैं आपको उदाहरण देता हूं उसके चैप्टर के, जिससे आपको ये कंसेप्ट मालूम पड़े। इसका एक चैप्टर आता है प्रोसेस कॉस्टिंग। जिनको मालूम है वो लोग मीन्स एटलीस्ट जो बीकॉम पढ़ के बैठे उनको थोड़ा थोड़ा मालूम होगा
एक प्रोसेस कॉस्टिंग करके एक चैप्टर है, दूसरा आता है ऑपरेटिंग कॉस्टिंग, तीसरा आता है कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग, चौथा आता है जॉब बैच एंड यूनिट, जॉब बैच एंड यूनिट कॉस्टिंग, बराबर है, यस, यहाँ खत्म हो जाता है। तो ये है ना डिफरेंट मेथोडोलॉजीज है टोटल कॉस्ट को काउंट करने की। अभी एक और भी है, वो मैं बता देता हूँ, एब्सॉर्प्शन, बराबर है, एब्सॉर्प्शन कॉस्ट मेथड। तो ये आपकी मेथड्स है जिससे आप है ना कॉस्ट को कंप्यूट करोगे। अब सर कॉस्ट कंप्यूट कैसे करेंगे? फॉर एग्जांपल मैं कोई ऐसी कंपनी की बात कर रहा हूँ जो प्रोसेस इंडस्ट्रीज में है, प्रोसेसेस फॉलो कर रही है, जैसे कि फिनिश गुड्स बनाने के लिए आपको 3 से 4 प्रोसेसेस फॉलो करना है, तो आप वो चारों प्रोसेस फॉलो कर रहे हो, तो आपको ना प्रोसेस वाइज कॉस्ट निकालनी है कि प्रोसेस 1 में कितना खर्चा हुआ, प्रोसेस 2 में कितना खर्चा हुआ, 3 में कितना हुआ, 4th में कितना हुआ, फिर चारों का टोटल करके जो बनेगा दैट वुड बी योर टोटल कॉस्ट। तो यहाँ आपको पूरा कॉस्टिंग प्रोसेस वाइज निकालना होता है, तो ये एक मेथोडोलॉजी हुई। फिर दूसरी एक है ऑपरेटिंग कॉस्टिंग। ऑपरेटिंग कॉस्टिंग क्या है, जिसको हम सर्विस सेक्टर कॉस्टिंग भी बोलते हैं, ये सेकंड वाला। इसमें क्या आता है सर, इसके अंदर आप है ना जो सर्विस सेक्टर है उनके व्यू पॉइंट से सोचे। सपोज मैं टेलीकॉम ऑपरेटर हूँ, मीन्स मैं टेलीफोन की फैसिलिटी या मोबाइल फैसिलिटी दे रहा हूँ, तो मैं सर्विस सेक्टर में। या फिर मैं ट्रांसपोर्टेशन इंडस्ट्री में हूँ, है ना, गुड्स का ट्रांसपोर्ट या पैसेंजर ट्रांसपोर्ट दे रहा हूँ। या फिर मैं सपोज एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में हूँ, है ना, मैं पढ़ा रहा हूँ। या फिर मैं होटल चला रहा हूँ, है ना, होटल इंडस्ट्री में हूँ, है ना, वो लॉजिंग एंड बोर्डिंग फैसिलिटी वाली होटल्स जहाँ ठहरने को उनको मिलता है। फिर एक और है ये, सपोज जो खाने पीने की होटलें होती है वो, बराबर है। फिर चलो आप एयर ट्रांसपोर्ट की बात कर रहे हो तो वो, बराबर है। फिर आप ये मल्टीप्लेक्स थिएटर की बात कर रहे हो, तो ये सभी लोग है ना सर्विस सेक्टर में। अब आप सोचो ये लोग अपना कॉस्टिंग कैसे कंप्यूट करते होंगे, सर्विस सेक्टर वाले, आप सोचो। तो उनके लिए वो अलग अलग खर्चों को वो लिखते होंगे, लिखने का तरीका है। जो फाउंडेशन में पढ़े ना वो कॉस्ट शीट पढ़े, बट कॉस्ट शीट सिर्फ प्रोडक्शन इंडस्ट्रीज के लिए है। व्हाट अबाउट सर्विस इंडस्ट्रीज? जो लोग सर्विस सेक्टर में है वो अपना कॉस्टिंग कैसे करते हैं? तो उनके लिए ये पूरा कॉस्टिंग, ऑपरेटिंग कॉस्टिंग है, वो 3 हिस्सों में कॉस्ट को बांटते हैं, स्टैंडिंग चार्जेस, रनिंग चार्जेस एंड मेंटेनेंस चार्जेस। एंड फिर ये तीनों का टोटल करते हैं, फिर उनका एक कॉस्ट यूनिट होता है, उससे उसको डिवाइड करते हैं और फिर टोटल कॉस्ट होती है। एंड फिर वो कॉस्ट पे रिजनेबल प्रॉफिट ऐड करके आपसे रेवेन्यू वसूलते हैं। जैसे कि ट्रांसपोर्ट वाला, यहाँ से सपोज आपको श्रीनाथ जी जाना है, तो वो आपसे ट्रांसपोर्ट के रुपए मांगेगा कि भाई आपकी एक आदमी की टिकट का 700 रुपया, और सपोज वो 100 के जाना है आपको, है ना, तो एक आदमी का 1200 रुपया। तो ये 1200 रुपया वो कैसे निकालेगा, उसकी सेलिंग प्राइस 1200 कैसे आएगी, उसकी सर्विस की कीमत 1200 कैसे आएगी? तो उसके लिए ही मस्ट नो द कॉस्ट। तो यस, ये आपका दूसरा मेथोडोलॉजी था, प्रोसेस कॉस्टिंग के साथ साथ दूसरा था ऑपरेटिंग। तीसरा एक था मार्जिनल कॉस्टिंग, सॉरी कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग। अब ये कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग क्या होता है सर? उसमें आप सोचो बिल्डर के एंगल से, है ना, जो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में है, घर या ऑफिसेस बना के देता है, वो बिल्डर जो है वो अपना कॉस्टिंग कैसे निकालता है, कैसे कंप्यूट करेगा? तो उसका एक अलग है, उनको एक है ना कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बनाना होता है, और उसके हिसाब से प्रोसेस वाले प्रोसेस अकाउंट बनाएंगे, सर्विस सेक्टर वाले उनका ऑपरेटिंग कॉस्ट शीट बनाएंगे, एंड कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग वाले अपना अलग से कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बनाएंगे। एक ही बिल्डर एक साथ बहुत सारी साइट पे काम कर रहा है, तो फिर वो क्या करेगा, हर एक साइट का अपना अलग सा कॉस्टिंग निकालेगा, है ना। तो उसके लिए कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग नाम का चैप्टर आता है। तो ये सब है ना, मैं आपको यही बताना चाहता हूँ। इवन जॉब बैच एंड यूनिट कॉस्टिंग, ये चौथी मेथड है, जॉब बैच एंड यूनिट। ये क्या है सर, जॉब बैच एंड यूनिट? जॉब कॉस्टिंग, जॉब कॉस्टिंग में क्या आता है, आपको कोई जॉब देता है, जॉब का मीनिंग सर्विस नहीं, जॉब का मीनिंग इधर होता है वर्क, टास्क। मीन सपोज मैंने आपको एक काम दिया कि आप है ना मेरे लिए एक मस्त मशीन बनाओ, रेडीमेड मशीन नहीं, मेरी मेरी नीड के हिसाब से आप मशीन बनाओ। तो आप फिर मेरी नीड के हिसाब से मशीन बनाओगे। अब मेरी नीड के हिसाब से मशीन बनाओगे तो पहले उसका लिए स्ट्रक्चरल ड्राइंग आपको क्रिएट करना पड़ेगा कि कैसा बनेगा, उसके फंक्शंस, उसकी टेक्निकलिटीज देखनी पड़ेगी, है ना, इलेक्ट्रिकल टेक्निकलिटीज, मैकेनिकल टेक्निकलिटीज, बहुत सारी टेक्निकल इलेक्ट्रॉनिक टेक्निकलिटीज, ये सभी चीजों को देखा जाएगा। एंड उसके बाद आप क्या करोगे, तो आप मशीन की डिजाइन बनाने के बाद मशीन बनाओ।
अब ये इतना बड़ा काम आपको मैंने दिया, L&T कंपनी यही काम करती है। L&T कंपनी इज बेसिकली इन जॉब कॉस्टिंग इंडस्ट्री। उनको आप है ना अलग अलग काम होते हैं, वो है ना बल्क में प्रोडक्शन नहीं करते। आप देखो टाटा की कार्स बल्क में आती है, मारुति की कार्स बल्क में आती है, बट L&T की चीजें बल्क में नहीं आती। वो या तो रोड बिल्डिंग बना देगी, या फिर वो ब्रिज बना देगी, या फिर वो सपोज ऐसा इंजीनियरिंग ड्राइंग्स तैयार करके देगी। L&T कितने सारे फील्ड में है, तो ये सब है ना जॉब कॉस्टिंग का पार्ट है। अब उनका कॉस्टिंग कैसे निकालते हैं, तो जॉब वाइज कॉस्टिंग होता है। सिमिलरली बैच कॉस्टिंग क्या होता है, बैच में क्या होता है कि रिपीटेटिव वर्क ज्यादा हो ना, तो वहां उसको बैच बोलते हैं। मैं एक उदाहरण देता हूँ, हम लोग भी नहीं बोलते, अभी आप लोग इतने लोग बैठे हो तो मैं ऐसा बोलूंगा कि ये ग्रुप 2 की बैच, ग्रुप 2 की बैच। बैच का मीनिंग क्या होता है कि सिमिलर लोग, एक से ज्यादा लोग इधर जुड़ के बैठे हैं, है ना, जो हमारी बैच के पार्ट है। सिमिलरली ये तो मैं सर्विस सेक्टर में हूँ, बट प्रोडक्शन इंडस्ट्री में आप सोचो, जो लोग दवाई बनाते हैं, दवाई, एक क्रोसिन का पत्ता आप लेते हो मार्केट में से, स्ट्रिप बोलते हैं इसको, 15 क्रोसिन की गोलियां है उसके अंदर, 500 mg की। अब ये एक गोली आप इंडिविजुअली बाय नहीं कर पाओगे, वो आपको पत्ता ही बेचेगा पूरा, कि भाई ले जाओ, तो ये पूरी स्ट्रिप ले जाओ, है ना। गांव में शायद इंडिविजुअल गोली दे, बट इधर तो वो पत्ता ही देता है ना। तो ये क्यों, अब क्यों सर, वो लोग है ना बैच कॉस्टिंग फॉलो करते हैं, वो सेल करने में भी बैच में ही सेल करते हैं, एक साथ 15 क्रोसिन बेचेंगे, ठीक है। लेना है तो एक साथ इतना लो, अदरवाइज इंडिविजुअल नहीं मिलेगा। हमारे यहाँ है ना, आप कभी भी गुजरात में केले लेने जाओ तो आपको किलो में ही मिलेंगे, 500 ग्राम किलो, ये मेजरमेंट रहता है। बट आप महाराष्ट्र में जाओ, वहां है ना डजन वाइज होता है ना, इंडिविजुअल केले का प्राइस और डजन वाइज प्राइस होता है तो वहां अलग है। तो हम लोग इधर है ना, आप समझ लो बैच का मीनिंग होता है बल्क, है ना, बल्क ग्रुप में जब आप बनाते हो। और ये बैच कॉस्टिंग क्यों बना मालूम है, बैच कॉस्टिंग इसलिए बना क्योंकि इंडिविजुअल यूनिट का कॉस्ट निकालना कभी कभी बहुत तकलीफ वाला हो जाता है। एक क्रोसिन की गोली का कॉस्ट निकालो तो आप कितना आएगा प्रोडक्शन का, आप सोचो, एक क्रोसिन की गोली सिंगल, तो इट वुड बी टफ, इट कैन बी इन सम पैसे, है ना, 20-25 पैसे का कॉस्ट होगा शायद उसका एक गोली निकालने। कभी कभी तो ऐसी भी गोलियां होती है कि 10 रुपए में पूरा पत्ता आता है 30 गोलियों का। अब उसमें एक गोली की कॉस्ट कितने, 20 पैसे, 22 पैसे, 23 पैसे, कैसे निकालोगे। तो दैट इज वाई वो लोग क्या करते हैं कि ये कॉस्ट पर यूनिट निकालने की झंझट की जगह कॉस्ट पर बैच, कॉस्ट पर पत्ता निकालो, कॉस्ट पर स्ट्रिप निकालो, तो उनके लिए बैच कॉस्टिंग है। तो ये आपकी बैच कॉस्टिंग है। मैं आपको बताना चाहता हूँ ये सब मेथड्स ऑफ कॉस्टिंग है। ये एब्सॉर्प्शन कॉस्ट वैसे एक टेक्निक भी है एंड मेथड भी है, बट उसको मैं अभी है ना यहाँ नहीं लिख रहा हूँ, मैं उसको मार्जिनल कॉस्टिंग की कंपैरिजन में बताऊंगा, आपको तब मालूम पड़ेगा। तो पहले आप समझ लो कि ये आपका ये चार चीज है, ये है मेथड्स ऑफ कॉस्ट। यहाँ से आप कॉस्ट कैसे ढूंढोगे, ये सर यूनिट कॉस्ट रहेगा। यस, यूनिट कॉस्ट मीन्स आपका कॉस्ट शीट। आप कॉस्ट शीट में कॉस्ट निकालते हो तो वो पर यूनिट निकलते हैं ना, लास्ट में सभी कॉस्ट का टोटल कर दो डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस, तो आपको पर यूनिट कॉस्ट मिलेगी। तो वो है ना यूनिट कॉस्टिंग था, आपने जो पढ़ा था कॉस्ट शीट, वो था यूनिट कॉस्टिंग, यूनिट कॉस्टिंग, है ना। ये सभी मेथड में आप कॉस्ट निकालते हो। अब ये कॉस्ट निकालने से क्या फायदा होता है, आपको सिर्फ कॉस्ट मालूम पड़ेगा और उसके बेस पे आप है ना प्राइसिंग डिसाइड कर सकते हो, है ना, कौन सी प्राइस आप रखोगे। बट अब उससे आगे का सोचो कि ये जो कॉस्टिंग के प्रिंसिपल्स है उसका यूज करके आप कॉस्ट को कंट्रोल करना चाहो, तो वो कैसे करोगे। सर कॉस्ट को कंट्रोल करना मीन्स क्या करना है, बहुत सिंपल है। कॉस्ट को कंट्रोल करना मीन्स एक्सेसिव कॉस्ट ना हो जाए उसका ध्यान रखना, है ना, बहुत ज्यादा खर्चा ना हो जाए उसका ध्यान रखना, है ना। अब आप देखना कभी भी आप जब भी घर में चाय वगैरह नया नया सीखा था आपने, या फिर खाना बनाना सीखा था, लड़कियों को मैं खास बोल रहा हूँ, लड़कों का तो अभी मैगी और चाय से आगे का कुछ करता नहीं है, बहुत तो शरबत आता है ना। बट मैं बताऊं, लड़कियों ने जब भी लाइफ में पहली बार कुछ भी खाना बनाना सीखा हो, तो उसकी मम्मी है ना बाजू में खड़ी रहती है और उसको गाइड करती रहती है कि ये ज्यादा मत डाल देना, ये ज्यादा मत डाल देना, ये ज्यादा मत डाल देना, है ना। क्यों सर ज्यादा मत डाल देना, खर्चा बढ़ जाएगा, सीधी बात है। अब इलायची कितनी डालने की, तो आप तो सपोज पूरा डब्बा निकाल के डाल दोगे कि 10-15 इलायची डाल दो, चाय बनानी है 1 कप में, तो ऐसा नहीं होगा। मम्मी बोलेगी 2-3 ही निकाल, फिर उसको क्रश कर और फिर डाल, उससे ज्यादा नहीं, है ना। तो मेरे को क्या बताना है, जरूरत से ज्यादा कॉस्ट ना हो जाए ये भी हमको देखना है, तो उसके लिए कॉस्ट को कंट्रोल करना है।
तो वो कॉस्ट को कंट्रोल करने के लिए ना देयर आर 3 मेथोडोलॉजीज, है ना, देयर आर, उसको टेक्निक बोलते हैं, टेक्निक्स टू कंट्रोल द कॉस्ट। उसमें एक आता है स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, दूसरा होता है मार्जिनल कॉस्टिंग, एंड तीसरा आता है बजटरी कंट्रोल। ठीक है, तो स्टैंडर्ड, मार्जिनल एंड बजटरी, ये 3 कंट्रोलिंग टेक्निक है। तो आज मैं आपको यहां से शुरू कर रहा हूं। ये इतना लंबा चौड़ा लेक्चर क्यों लिया? क्योंकि बहुत सारे बच्चे यहाँ फाउंडेशन वाले हैं, तो उनको मालूम ही नहीं है कि कहाँ क्या है। तो दैट इज व्हाई आई हैव टू फर्स्ट एक्सप्लेन कि भाई कॉस्ट में क्या क्या आता है। तो मेथड्स ऑफ कॉस्टिंग आती है, टेक्निक्स ऑफ कॉस्टिंग आती है, और अभी आपको कोर्स में है वो है टेक्निक्स ऑफ कॉस्टिंग। वो जो मेथड्स वाला पोर्शन था ना, वो ग्रुप 1 में है आपके। ग्रुप 2 में सिर्फ टेक्निक वाला पोर्शन, वो भी एडवांस में है। ग्रुप 1 में वो टेक्निक्स भी है, आपको 30 मार्क में स्टैंडर्ड, मार्जिनल, बजटरी तीनों के 10-10 मार्क के चैप्टर है, 3, है ना। वो ग्रुप 1 में भी है, बट ग्रुप 1 में इतना छोटा है, ग्रुप 2 में और ज्यादा है, और ग्रुप 3 में तो दरिया है, दरिया पूरा, है ना। तो अभी हम पढ़ेंगे धीरे धीरे। तो शुरू कर रहा हूँ बजटरी कंट्रोल से। तो आई एम स्टार्टिंग नाउ। अब बजटरी कंट्रोल की मैं शुरुआत करूं, तो बजट किसको बोलते हैं ये हमको समझना पड़ेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट डू मीन बाय बजट, है ना। अभी हम पढ़ रहे हैं बजटरी कंट्रोल। तो अभी हमको जानना पड़ेगा कि भाई बजट का मीनिंग क्या है ना। तो बजट का मीनिंग हमको समझना है, तो लेट अस अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ बजट। बजट किसको बोलते हैं? अब है ना, आप लोग सोचो थोड़ा, मैं जो बता रहा हूँ वो एंगल में जरा जस्ट आप ट्रैवल करो मेरे साथ। कि आपके घर में सपोज शादी है भाई या बहन की, नहीं है तो भी सोचो कि अगर आपके ब्रदर सिस्टर है और शादी है, तो क्या माहौल होगा। और किसका, जो घर का मेन लीडिंग पर्सन है ना, आपके फादर, उनका उनका क्या सोचना होगा, है ना। तो मैरिज हमारे यहाँ तो एक मालूम है आपको कि एक बड़ा सोशल फंक्शन होता है मैरिज का, और उसके अंदर बहुत सारे लोगों को इनवाइट करना है, बहुत सारे प्रसंग होते हैं, है ना। हम हिंदुओं के मैरिज कल्चर में आपको मालूम है कौन कौन सी चीजें आती है। सबसे पहले गणेश स्थापन आता है, फिर ग्रह शांति आती है, फिर मैरिज आता है, और उसके बाद रिसेप्शन होता है। और ये सबसे पहले, गणेश स्थापन से भी पहले, पहले तो वैसे पहला नंबर गणेश का होना चाहिए, बट हम लोग उनको अभी 3rd नंबर पे ला दिया है। पहला नंबर मेहंदी का, मेहंदी की रस्म का होता है। दूसरे नंबर पे हम लोग है ना वो क्या करते हैं, संगीत संध्या। ये 2 फंक्शन होने के बाद गणेश होता है। बट आप सोचो इतने सारे फंक्शन होते हैं, तो एक फादर सोच रहा है कि मेरी लड़की का शादी है, तो मेरे को अ, ये सभी फंक्शंस रखने हैं, है ना। तो क्या क्या खर्चा हो, है ना। अब यहाँ से बजट का आप सोचो, फादर के माइंड में एक बजट होगा ना मॉनेटरी लेवल का, कि भाई इतने रुपए में मेरे पास इतने रुपए है, उतने में मेरे को ये प्रसन्न करना है। तो एक बजट, बजट का मीनिंग आप समझ लो, बजट क्या होता है। ये एकदम नॉर्मल लेमैन भी ये शब्द को समझता है। आप भी सपोज कोई कपड़ा लेने जाओ कोई बड़ी दुकान में, तो वो दुकानदार आपसे पूछेगा कि मैडम कितनी रेंज में दिखाऊं आपको, 500 से 1000 वाली, 1000 से 2000 वाली रेंज में, 2000 से 4000 वाली रेंज में, 5000 से ऊपर वाली रेंज में, कौन सी रेंज। ये रेंज ही आपका बजट दिखाता है ना। आप इवन घर में भी आप सोचो, घर में भी ये बजट वर्ड यूज होता है कि भाई मंथली हमारा है ना 20-25 हजार का खर्चा होता है। तो फादर अपने माइंड में इतना बजट तो रखेंगे ही कि इतना तो मिनिमम घर चलाने के लिए कमाना पड़ेगा, है ना। तो ये बजट बड़ा रूटीन वर्ड है। इवन आप ये फाइनेंस मिनिस्टर भी बजट लाते हैं हर साल, है ना, फाइनेंस एक्ट लाते हैं। हम नहीं पढ़ते न्यूज़पेपर में कि ये बजट है, बजट बजट 2020 का बजट, 2021 का बजट। तो ये बजट होता क्या है बेसिकली। तो एक चीज लेमैन, अगर मैं कोई लेमैन से पूछूं जिसको कुछ नहीं मालूम ये बजटरी कंट्रोल के बारे में, तो वो शायद ऐसा बोल सकता है कि एक मॉनेटरी लिमिट होता है जिसके अंदर हमको कुछ एक्ट परफॉर्म करने होते हैं, और वो मॉनेटरी लिमिट को हम बजट बोल सकते हैं। ये नॉर्मल लेमैन आई थिंक ऐसा सोचेगा। आपको आपको क्या लगता है? अभी आपको मैं ये जब बता रहा था, तो फाउंडेशन वाले बच्चों के माइंड में बजट का मीनिंग ऐसा माइंड में आ रहा था ना। सब अपने वीडियोस भी ऑन रखो, तो मेरे को भी मालूम पड़े कि आप लाइव लेक्चर्स रखने का फायदा ही है कि मैं आपको देख पाऊँ।
तो प्लीज अपने वीडियोस ऑन रखो सो मैं आपको देख पाऊं और हम इसके बारे में एक दूसरे से डिस्कस कर पाए। ओके, तो यस, मेरा क्वेश्चन ये है कि आपके माइंड में बजट का क्या कंसेप्ट आया जब मैंने ये इनिशियली डिस्कस किया? तो ये आया आपके माइंड में कि यस, एक मॉनेटरी कंस्ट्रेंट है, मॉनेटरी लिमिट है कि जिसके अंदर हमको ये काम करना है ना? आपके माइंड में ऐसा आया होना चाहिए। और बजट का सच में मीनिंग देखे ना तो ऐसा ही होता है। मैं उसका डेफिनेशन आपके सामने यहाँ लिख रहा हूँ, आपको मालूम पड़ेगा। बजट का मीनिंग क्या है? बजट मीन्स अ मॉनेटरी और क्वांटिटेटिव statement which is prepared and approved in advance to achieve some objective. अब है ना, यहाँ मैं कुछ नंबरिंग लगाता हूँ, आप समझ लीजिए। ये नंबरिंग्स, ये नंबर 1, ये नंबर 2, ये नंबर 3, ये नंबर 4 एंड ये नंबर 5। यही 5 फीचर्स है बजटरी कंट्रोल के। क्या पहला फीचर है कि बजट हमेशा मॉनेटरी होता है या फिर क्वांटिटेटिव होता है? अब आप सोचो कि मैं अभी जो शादी की बात कर रहा था या फिर इवन फाइनेंस मिनिस्टर के एंगल से बात कर रहा था, तो फाइनेंस मिनिस्टर मॉनेटरी एंगल से बजट सोचते हैं। इवन फादर भी, घर में शादी का माहौल है तो मॉनेटरी लेवल पे बजट सोचते हैं कि हमारा इतना बजट है। ये बजट किस पे डिपेंड होता है? आपकी कैपेबिलिटीज पे। आपके पास जो अवेलेबल ऑफ फंड्स की अवेलेबिलिटी है उसके बेस पे आपका बजट डिसाइड होता है। अब सपोज कोई मध्यम वर्गीय है तो उसके घर में 15 लाख 20 लाख का बजट होगा शादी का। बट कुछ बहुत बड़े पैसे वाले लोग हैं तो उनके लिए शादी का बजट मीन्स कुछ करोड़ ऑफ रुपीस, है ना? जो कुछ लोगों का पूरी 5-10 साल की 20 लाख साल की कमा अर्निंग होती है ना, वो 2-3 दिन में वो लोग है ना शादी में लुटा देते हैं। कौन? जो बहुत पैसे वाले लोग होते हैं। मैं आपको बताऊं, प्रियंका चोपड़ा है ना, उसकी शादी अभी 2 साल पहले हुई थी निक जोनास से। 2000 आई थिंक 2018 में या 2019 में, 2018 में हुई थी शायद। मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि उस टाइम है ना, हम लोग जोधपुर में थे, है ना, राजस्थान के जोधपुर में थे। हम लोग उधर घूमने गए थे फैमिली के साथ। और वहां एक है ना जोधपुर का उमेद भवन करके पैलेस है। एक राजा का एक राजमहल है, उसका आधा पोर्शन उन्होंने अभी ये पुरातत्व विभाग को वो जो म्यूजियम वगैरह बनाया है, बाकी का आधा है ना ये टाटा इंडस्ट्रीज को सौंप दिया है उन्होंने। और वहाँ होटल बनाई, होटल। एक एक रूम का किराया ना 35-40 हजार से शुरू होता है और सबसे महंगी वाली रूम का किराया 2 से 2.5 लाख का है। आपको महल में रहते हो ऐसा लगेगा, ट्रीटमेंट भी एक राजा को दी जाती है ऐसी ही आपको दी जाएगी। और है ना उसमें भी वातानुकूलित, आपके महल के अंदर एसी होगा बोलो, बट एसी दिखेगा नहीं आपको, बट एसी का कूलिंग आएगा। ऐसा करके इतना मस्त बनाया। अब है ना वो प्रियंका चोपड़ा ने पूरा उमेद भवन पैलेस बुक कराया था 3 दिनों के लिए। कितने? 3 दिनों के लिए। मीन्स कोई भी दूसरे रॉयल कस्टमर्स उस टाइम नहीं आ पाएंगे, सभी रॉयल ही आते उधर, तो हम लोग तो देखने को भी नहीं जा सकते। बट वहां रॉयल लोग आते हैं और पूरा पूरा 3 दिन के लिए पूरा उमेद भवन बुक कर लिया था उसने। आप सोचो शादी में कितना खर्चा किया उसने। अब आप सोचो, इट वुड बी इन सर्टेन करोड़ ऑफ रुपीज आई थिंक। अब ये जो करोड़ है ना वो अफोर्ड कर सकती है क्योंकि कमाया हुआ है। सो बजट है ना वो डिपेंड करता है आपकी, बजट डिपेंड करता है आपकी मॉनेटरी पोजीशन। आप जिस मॉनेटरी पोजीशन पे हो उस लेवल का आपका बजट होता है ना? तो बजट को मैं इतना तो बोल सकता हूँ कि बजट इज नथिंग बट अ मॉनेटरी स्टेटमेंट, जिसमें आप मॉनेटरी स्टेटमेंट बनाते हो। दूसरा है क्वांटिटेटिव, दूसरा शब्द मैंने लिखा है क्वांटिटेटिव। अब कुछ बजट ऐसे होते हैं जो मॉनेटरी फॉर्म में नहीं होते, वो क्वांटिटेटिव फॉर्म में होते हैं। अब मैं उदाहरण बताता हूँ, आपको मालूम पड़ेगा। सपोज हमने ऐसा सोचा है कि ये जनवरी महीने में सपोज हम 20,000 यूनिट बनाएंगे। बनाना, टू प्रोड्यूस 20,000 यूनिट बनाएंगे, तो ये हमारा प्रोडक्शन होने वाला है।
तो ये प्रोडक्शन बजट हमने ये क्वांटिटेटिव फॉर्म में अभी सोचा हुआ है कि 20,000 बनाएंगे, है ना। 20,000 क्या है, क्वांटिटी है, वो मॉनिटरी नहीं है। फिर वो 20,000 को उसकी कॉस्ट पर यूनिट से मल्टीप्लाइड करेंगे तो विल कम टू नो अबाउट द टोटल मॉनिटरी एलिमेंट ऑल्सो, है ना। बट राइट नाउ आई कैन से कि बजट है वो कैसा है, क्वांटिटेटिव भी है एंड मॉनिटरी भी है ना। बजट क्वांटिटेटिव भी होंगे और मॉनिटरी भी होंगे, ठीक है। तो बजट की ये पहली फीचर्स है, पहली कैरेक्टरिस्टिक। फिर दूसरा है कि इट वुड बी इन स्टेटमेंट फॉर्म। अब हम कॉमर्स वाले लोग हैं ना, तो कॉमर्स वाले लोग हैं ना नॉर्मली अकाउंट बनाते हैं। तो आपको ऐसा लगता होगा कि सर बजट में कौन सा अकाउंट बनता होगा, तो बजट का कोई अकाउंट नहीं बनता है, बजट है ना स्टेटमेंट फॉर्म में बनता है। अब स्टेटमेंट एंड अकाउंट में क्या फर्क है, मैं आपको वो फर्क दिखाता हूँ इधर, है ना। आपका अगर मैं स्टेटमेंट बताऊं ना, तो स्टेटमेंट कुछ ऐसा होगा, आप देखना जरा। यहाँ मैं स्टेटमेंट लिख रहा हूँ, यहाँ मैं आपको अकाउंट लिख रहा हूँ। तो अब है ना स्टेटमेंट, फॉर एग्जांपल मेरे को एक बजट बनाना है, मैं एक उदाहरण नाम से लिखता हूँ कि सपोज मेरे को प्रोडक्शन बजट बनाना है, प्रोडक्शन बजट, और वो भी कौन से 3 महीनों का, जनवरी टू मार्च, ये 3 महीने का सपोज मेरे को प्रोडक्शन बजट बनाना है। तो है ना उसका एक स्टेटमेंट होगा। अब वो स्टेटमेंट मैं आपके सामने बनाता हूँ। यहाँ लिखूंगा जनवरी, यहाँ लिखूंगा फरवरी, यहाँ लिखूंगा मार्च, यहाँ प्रोडक्ट 1, प्रोडक्ट 2, प्रोडक्ट 3। फिर इनकी क्वांटिटीज लिखूंगा इधर कि भाई 2,000, 3,000, 5,000, ऐसा करके मैं ये तीनों का बजट बना देता हूँ। तो ये क्या हो गया, ये प्रोडक्शन बजट इन क्वांटिटेटिव फॉर्म और स्टेटमेंट फॉर्म रादर आई कैन से। ये क्वांटिटेटिव बजट था। अभी क्वांटिटेटिव ना हो और मॉनेटरी हो, तो प्रोडक्ट 1 की मैं मॉनेटरी लेवल पे कॉस्ट कितनी होगी प्रोडक्शन की वो लिखूंगा, जनवरी, फरवरी और मार्च। तो ये मॉनेटरी हो गया। बट क्वांटिटेटिव हो या मॉनेटरी, ये है कौन सा फॉर्मेट, स्टेटमेंट है, इसको हम क्या बोलेंगे, स्टेटमेंट। ये कोई तरीके से हमको अकाउंट नहीं दिख रहा है। बट अकाउंट में क्या होता है, ऐसा डेबिट साइड एंड क्रेडिट साइड आता है, आपको मालूम है, एक डेबिट और क्रेडिट। ये 11th स्टैंडर्ड से हम पढ़ रहे हैं, है ना। पर्टिकुलर्स, अमाउंट रुपीज, फिर इधर टू लिखेंगे, इधर बाय लिखेंगे, फिर कुछ भी यहाँ टोटल आएगा, फिर यहाँ ये बैलेंस हो सकता है या ये बैलेंस हो सकता है, जिस साइड का टोटल ज्यादा उधर बैलेंस आएगा। तो आप समझ लो अकाउंट फॉर्मेट एंड स्टेटमेंट फॉर्मेट में फर्क क्या है। अकाउंट में डेबिट क्रेडिट होता है, जबकि स्टेटमेंट में ना एक टेबल होता है, बराबर है। पर्टिकुलर्स, अमाउंट रुपीज या पर्टिकुलर्स एंड क्वांटिटी ऐसा। तो दोनों में फर्क है, डेबिट साइड क्रेडिट साइड जैसा स्टेटमेंट में नहीं होता है, जबकि आपका अकाउंट है उसमें डेबिट क्रेडिट होता है। तो दूसरी बात हमने पढ़ी कि बजट कैसा होता है, स्टेटमेंट फॉर्म में होता है। तीसरा, इट इज प्रिपेयर्ड एंड अप्रूव्ड। तो उसका मीनिंग आपको समझना पड़ेगा, बजट को बनाने वाले एक लोग होंगे और इसको अप्रूव करने वाले दूसरे लोग होंगे। आप सोचो, प्रिपेयरिंग एंड अप्रूवल दो वर्ड लिखा है, तो उसका क्या मीनिंग होता है, एक आदमी बजट बना रहा है, ही इज प्रिपेयरिंग द बजट, एंड दूसरा आदमी बजट को क्या कर रहा है, अप्रूव कर रहा है। सर फर्क क्या है, मैं समझाता हूँ। फॉर एग्जाम्पल आपने बजट बना लिया, अभी है ना ये पार्थ है, फिर ये दिव्येश है, फिर कौन है लड़के, तो हाँ मानव है, ये 3 लोग हैं इधर। ये 3 लोगों ने सोचा कि सर अभी अभी एग्जाम एग्जाम थोड़ा खत्म हुआ है टीवाई का, या ये अभी घूमने जाना है, मस्त टाइम है। तो सभी ने डिसाइड कर लिया चलो घूमने जाते हैं। फिर है ना ये 3 लोगों ने सोचा कि चलो आबू अंबाजी होके आते हैं। फिर वहाँ कुछ ऑनलाइन सब सर्च किया, टिकट विकेट का खर्चा देखा, फिर वहाँ ठहरने का खर्चा देखा, फिर खर्चा उधर कितना करने का वो देखा, और डिसाइड किया कि एक आदमी का 10,000 होगा। फिर अपने पापा को बात की कि पापा फ्रेंड्स लोग घूमने जाना चाहते हैं इधर आबू पे, 10,000 होगा, प्लीज देते हो। अबे ना ये 10,000 उन्होंने जो बनाया ना वो बजट था, बट दे प्रिपेयर्ड द बजट। उसमें उन्होंने जाने आने का भाड़ा, फिर वहां रहने का खर्चा, खाने पीने का खर्चा, पैसा दूसरा खर्चने का खर्चा, वो सब मिला के 10,000 पर पर्सन निकाला। बट है ना फादर इज अप्रूविंग ऑथोरिटी है ना, एक लाफा भी लगाएंगे, भाई ये 10,000 कैसे सोच लिया तूने कि इतना ज्यादा खर्चा करेगा, है ना। कुछ पेरेंट्स ऐसे भी होते हैं, कुछ पेरेंट्स ऐसे भी होते हैं, बेटा कैसे जा रहे हो आप लोग, मीन्स सर पापा ट्रेन में जा रहे हो, नहीं ट्रेन नहीं, आप गाड़ी करके जाओ, मैं गाड़ी करके देता हूँ। ऐसे भी फादर होते हैं कुछ लोग, है ना, जो आपका बजट बढ़ा देंगे। बट मेन कहने की बात यह है कि आपको अप्रूवल लेनी पड़ेगी। बजट बनाने वाला एक और आदमी होगा और उसको अप्रूव करने वाला दूसरा आदमी होगा। कुछ लोग बोलेंगे सर वी डिफर इन दिस,
क्यों? क्योंकि जब मैरिज की बात होती है ना, तो पेरेंट मीन्स मेरे फादर ही डिसाइड करते हैं बजट एंड वही अप्रूव करते हैं, क्योंकि उनको ही खर्चा करना होता है। तो गलत बात है। आपको मालूम नहीं है, घर में एक और अथॉरिटी भी है जिसको आप मॉम बोलते हैं, है ना? किसी को भी पिघला देती है वो, है ना? तो आपके फादर भले कमाते हैं, बट है ना, अप्रूविंग और वगैरह तो उधर से ही आता है ना? फादर बोलेंगे 10 लाख का खर्चा करना है, बट कहाँ कितना करना है ना, वो तो मदर ही डिसाइड करेगी। तो फादर बजट बनाएंगे, बट अप्रूव मदर करेगी। और जो लोग जॉइंट फैमिलीज वगैरह में रहते हैं ना, तो उनके वहां तो बाप दादा लोग होते हैं उनके, है ना? वो लोग ही देखते हैं सोशल का तो सभी, तो वो लोग सब बजट अप्रूव करते हैं, है ना? तो बजट बनाने वाली अथॉरिटी अलग एंड अप्रूवल करने वाली अथॉरिटी अलग। बच्चे लोग अभी भी कुछ लोगों ने अपने वीडियोस ऑन नहीं किए, प्लीज डू ना, मेरे को आप लोगों को देखना है, थोड़ा मजा है। और बताओ, मेरी एक खासियत है, आप लोगों के चेहरे देख लेता हूँ ना एक बार, तो मेरे को मालूम पड़ जाता है कि आप में से कितने लोगों को समझ में आ गया, कितना नहीं आया। और मैं उस हिसाब से आगे का डिस्कशन करूंगा, है ना? कोई चीज मेरे को 2 बार या कोई दूसरे एग्जांपल से देनी पड़े, ये जो भी मेरे को करना पड़ेगा वो आपको देख के ही मैं करूंगा। तो प्लीज अपने वीडियोस ऑन रखो, तो मेरे को एक आइडिया है कि आर यू गेटिंग प्रॉपर्ली और नॉट, है ना? अदरवाइज तो मैं क्या कर सकता हूँ, मेरे पास दूसरा रास्ता भी है कि लेक्चर रिकॉर्ड करके आपको अपलोड करके दे दूं, तो अपने हिसाब से देख लेना। तो उसमें हमारा कनेक्शन नहीं बढ़ेगा बच्चों, है ना? हमारा एक दूसरे से रिलेशनशिप भी बढ़ना चाहिए, हम लोग एक दूसरे को जानने चाहिए, है ना? एक दूसरे की आंखों को देख के मालूम पड़ना चाहिए कि इनका ये क्या है। तो मेरे को मालूम पड़ेगा, आप लोगों को मैं देखूंगा, ठीक है? तो प्लीज अपने वीडियोस ऑन रखो। तो देखो, बजट का प्रिपेयरिंग एंड अप्रूवल मीन्स कंपनियों के एंगल से आप सोचो तो बजट बनाने वाले लोग अलग है और उसको अप्रूव करने वाले लोग अलग है। बजट बनाने वाला लोग कौन होता है? तो प्लानिंग डिपार्टमेंट होता है कंपनी का, वो लोग बजट बनाते हैं। एंड उसको अप्रूव करने वाले लोग जो होते हैं, अप्रूवल अप्रूवल देने वाले, वो लोग क्या करते हैं? बजट को अप्रूव करते हैं, है ना? वो कौन होता है? तो कंपनी का मैनेजिंग डायरेक्टर, कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के लोग, है ना? तो ये सब लोग क्या करते हैं? बजट को अप्रूव करते हैं, ठीक है? तो प्लानिंग एंड अप्रूवल ये दोनों अलग चीजें हैं। फिर आगे देखो, वन मोर, कि इट इज प्रिपेयर्ड इन एडवांस। ये बजट का है ना, सबसे मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है कि वो एडवांस में होता है। कुछ चीज इवेंट हो जाने के बाद बजट नहीं होता है, इवेंट होने से पहले बजट बनाना पड़ता है। आपको घूमने जाने से पहले डिसाइड करना होता है कि कितने रुपए खर्चने हैं। शादी करने से पहले, शादी का इवेंट बनने से पहले आपको उसका बजट बनाना है ना? हो जाने के बाद नहीं बनाना। तो हमेशा बजट है ना एडवांस में बनता है, इट इज इन अ प्लानिंग स्टेज। फिर आगे, इट इज मेड टू अचीव सम ऑब्जेक्टिव मीन्स कोई भी बजट ऐसा नहीं होगा कि ऑब्जेक्टिव के बिना का होगा। अब बजट का हमेशा कोई ना कोई ऑब्जेक्टिव रहता है। सर क्या ऑब्जेक्टिव रहता है बजट का? तो बजट का ऑब्जेक्टिव कंपनीज के एंगल से देखें तो प्रोडक्शन करना, सेल्स करना, ऐसे अलग अलग उनके बजट होते हैं। प्रोडक्शन बजट अलग होता है, सेल्स बजट अलग होता है, परचेज बजट अलग होता है, कैश बजट अलग होता है, ऐसे बहुत सारे अलग अलग बजट है। सो कंपनी के एंगल से सोचे तो बजट, कंपनी का ऑब्जेक्टिव क्या है भाई? ओवरऑल कंपनी का ऑब्जेक्टिव होता है प्रॉफिट कमाना। तो कोई भी आदमी जो ये बजटरी कंट्रोल फॉलो कर रहा है, उसका पर्पस क्या होता है? तो भाई प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, है ना? सो दैट वुड बी योर ऑब्जेक्टिव। तो फर्स्ट थिंग। दूसरा कि ये जो ऑब्जेक्टिव है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, अकेला प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन ऑब्जेक्टिव नहीं है, साथ साथ में कभी कभी कुछ लोग वेल्थ मैक्सिमाइजेशन भी सोचते हैं कि मैं सिर्फ ज्यादा कमाऊं, ऐसा नहीं, मेरे कस्टमर को भी खुश रखूं, एंड और ये खुश हुए कस्टमर ही मेरी वेल्थ है। तो ये लोग है ना, सिर्फ कभी कभी उस टाइम फिर सिर्फ प्रॉफिट नहीं देखते, कभी कभी वो लोग ऐसा भी देखते हैं कि कस्टमर को किसमें ज्यादा सहूलियत है, उसको किसमें ज्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि कस्टमर को मैं खुश रखूंगा ना तो मेरा बिजनेस चलेगा। तो ये वेल्थ मैक्सिमाइजेशन माइट आल्सो बी योर ऑब्जेक्टिव। तो वहां आपका ऑब्जेक्टिव मेन सर्विंग का ही होगा, वहां आप प्रॉफिट के तौर पे नहीं देखोगे। मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ, आपको मालूम पड़ेगा। आप लोग सब बड़ौदा के हो, तो आप, मैं फूडी हूँ थोड़ा, तो उसके बारे में थोड़ी बात करता हूँ। बड़ौदा में है ना, हमारे बड़ौदा डेयरी है, तरसाली जाते समय आती है बड़ौदा डेयरी। अल्पना अप्सरा विहार वाला, आप वो जो पुल है वो क्रॉस करोगे, 1-1.5 किलोमीटर आगे जाओगे तो लेफ्ट साइड पे आपको वो डेयरी मिलेगी, बड़ौदा डेयरी। बड़ौदा डेयरी का जो मेन काउंटर है ना, उसके बाहर वो एक्चुअली 3 रास्ते हैं, 3 क्रॉस रोड। तो वहां एक है ना लारी खड़ी रहती है सैंडविच की, बड़ौदा सैंडविच है, ऐसा कुछ नाम है उसका। अब है ना, पूरे बड़ौदा में आप सैंडविच कहीं पे भी खा के आओ, सबसे अच्छी, और फिर वहां जाके सैंडविच खाना,
सिंपल सी वेज सैंडविच। हाँ, मैं तो समोसा सैंडविच है उसकी बात भी नहीं कर रहा हूँ, वेज सैंडविच, बट वेज चीज खाना। वहां जाने का मजा ही है चीज खाने का। बड़ौदा में कोई एक सामान्य सैंडविच वाला वो 4 लोगों के लिए जितना चीज डालेगा ना, वो बंदा एक सैंडविच पे उतना चीज डालता है। कुछ लोग जो वजन जिनका ज्यादा है और जो बहुत ज्यादा चूजी है कि नहीं यार चीज बटर नहीं खाना है, वो तो मत जाना। बट जिनको बहुत ज्यादा मजा आता है ना, तो मैं तो बोल रहा हूँ उधर जाना। वो बंदा पहले ये सैंडविच 40 रुपए में बेचता था। कितने में? 40 में, 30 में, पहले 30 में बेचता था। उतना ही बटर ना, इतना लेयर हो जाता है, इतने बटर का लेयर है, ये बटर का लेयर, चीज का लेयर, उसके ऊपर बटर का लेयर। और उसमें भी अगर आप वो कौन सी मायोनीज वाली सैंडविच मंगवाओ ना, तो 4 टाइप के तो मायोनीज डालेगा उसमें, फिर इतना चीज का लेयर और उसके ऊपर एक बटर का लेयर। मैं जिनको चीज बटर का बहुत शौक है ना, मैं तो गारंटी बोल रहा हूँ वहां जाना फिर लाइफ में बड़ौदा में। उसके अलावा कोई भी जगह पे आप सैंडविच खाने नहीं जाओगे, उधर ही जाओगे। तो अब मेरे को बताना है, जरा देखिएगा जो मैं एंगल समझा रहा हूँ वो देखिएगा। वो बंदा जब से खिला रहा है ना, मीन सालों से उसने अपनी खुली हुई है दुकान। पहले तो सिर्फ शाम को खुलता था, अब शाम इवन 12 बजे से खोल देता है। उसने जब से खोला हुआ है ना, वो प्यार से खिलाता है सभी को। वो पैसे की तरफ नहीं देखता है। बाकी दूसरे जितने भी लोग आप देखो तो वो पैसों के एंगल से देखते हैं, है ना, कि भाई इतना ज्यादा मैं बटर या पनीर या सॉरी चीज दूंगा तो मेरे को क्या कमानी मिलेगी, क्या अर्निंग मिलेगा। बट ये ऐसा नहीं सोच रहा है, और उसकी वजह से आज उसका धंधा इतना चल रहा है कि उसके वहां 2 3 लोग 4 लोग काम कर रहे हैं। तो व्हाट आई वांट टू इंसिस्ट यू कि आपका ऑब्जेक्टिव क्या होता है। कंपनियों का ऑब्जेक्टिव अलग अलग होता है। कुछ लोग सिर्फ प्रॉफिट का सोच रहे हैं, कुछ लोग प्रॉफिट के साथ साथ वेल्थ का भी सोच रहे हैं। रिलायंस का एंगल देखो तो रिलायंस का नॉर्मली वी फाइंड कि इट्स अ मोर मॉनेटरी एंगल। एंड टाटास को अगर आप देखो तो उनका है ना वेल्थ मैक्सिमाइजेशन का ऑब्जेक्टिव, है ना। टाटा को सब लोग रिस्पेक्ट से ज्यादा देखते हैं, उसका रीजन उसकी प्रोडक्ट एक गारंटीड प्रोडक्ट होती है ना। तो मेरे को यही बताना है, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन और वेल्थ मैक्सिमाइजेशन माइट बी योर ऑब्जेक्टिव। तो बजट बनाने का, इवन अभी हम फैमिली की बात कर रहे थे शादी, तो आपका ऑब्जेक्टिव था कि वो मैरिज का इवेंट, तो वो इवेंट के लिए आप बजट बनाते हो, तो देयर मस्ट बी सम ऑब्जेक्टिव बिहाइंड एवरी बजट। ठीक है, तो ये बजट का मैंने आपको मीनिंग समझा दिया। अब आपको कुछ और मैं चीजें बताना चाहता हूँ। ये बजट के फीचर्स लिखे हैं मैंने, जरा देखो सब लोग। एक तो ये फ्यूचर ओरिएंटेड है, दूसरा है वो क्वांटिटेटिव और मॉनेटरी है, तीसरा है इट इज प्रिपेयर्ड इन एडवांस, वो स्टेटमेंट फॉर्म में होता है, इट इज अप्रूव्ड इन आल्सो इन एडवांस, एंड उसका इट इज मेड फॉर सम ऑब्जेक्टिव। तो ये जो चीजें मैंने बताई वही आपके बजट के फीचर्स हैं। अब मैं सबसे पहले बजट की ओर जा रहा हूँ जिसका नाम है सेल्स बजट। अब देखो एक फॉर्मेट मैंने आपके सामने बना के रखा है कि दिस इज द फॉर्मेट ऑफ ए सेल्स बजट। कोई कंपनी है और अपने सेल्स का वो बजट बनाना चाहती हो, तो वो कैसे बनाएगी। तो सपोज जनवरी फरवरी मार्च 3 महीने का उसको सेल्स बजट बनाना है, तो वो कैसे बनाएगी। तो प्रोडक्ट 1 है, प्रोडक्ट 2 है, प्रोडक्ट 3 है, प्रोडक्ट 4 है, चारों का जनवरी में कितना सेल करना है, फरवरी में कितना है, मार्च में कितना है, और ये टोटल। तो ऐसे करेंगे वो। इवन आप इधर डिटेल में भी जा सकते हो कि जनवरी में आपको सिर्फ अमाउंट ना लिखनी हो, ये तो मैंने अमाउंट बताया था। सपोज कोई क्वांटिटी चाहे तो यहाँ सिर्फ क्वांटिटी लिखेगा। बट सपोज उसको क्वांटिटी अमाउंट दोनों चाहिए, तो वो यहाँ एक कॉलम बना देगा कि इतनी क्वांटिटी, इतनी प्राइस और इतनी अमाउंट। मीन्स प्रोडक्ट 1 के सपोज 1000 यूनिट, यहाँ स्मॉल में लिख रहा हूँ कि 1000 यूनिट, 50 रुपया सेलिंग प्राइस, और ये कितना है 50,000 आपका अमाउंट जनवरी का। ऐसा फरवरी मार्च ऐसा। तो ऐसा हम सेल्स बजट बनाते हैं। अब है ना, बाय द वे मैं आपको बताना चाहता हूँ कि बजट में कौन कौन से बजट आते हैं। तो बहुत सारे बजट आते हैं कंपनी के एंगल से। आप खुद सोचो कि कोई कंपनी अगर बजट बनाती होगी तो कौन कौन से बजट बनाती होगी। तो उसमें एक है सेल्स बजट, दूसरा एक आता है प्रोडक्शन बजट, तीसरा एक आता है परचेज बजट, चौथा एक आता है आपका कैश बजट, है ना। फिर एक और कंसेप्ट भी है फ्लेक्सिबल बजट। तो ये अलग अलग बजट है, हर एक बजट का कोई ना कोई पर्पज है। सर सेल्स बजट क्यों बनाते हैं, है ना। सेल्स इज योर टारगेट, उसके बिना आपको है ना इंसेंटिव काम करने का मिलता ही नहीं है। तो सबसे पहले आप है ना सेल्स बजट इसलिए बनाओगे कि आपने एक टारगेट डिसाइड किया होगा या फिर करना है। अगर आप, कुछ लोग है ना टारगेट ही डिसाइड नहीं करते ना, तो उनको क्या काम करना मालूम ही नहीं पड़ता। अब सपोज आप लोगों का टारगेट फिक्स है कि सीए में करना है,
सीए में इंटर करना है, जून में ग्रुप 2 का क्लियरेंस करना है, तो आप लोग अभी पढ़ने बैठे हो, ठीक है? आपने रजिस्ट्रेशन करा लिया होगा या फिर करा दोगे, फिर आप ये 5-6 घंटे हर रोज पढ़ने का आप है ना मानसिक तैयारी करके बैठे हो, है ना? तब जाके कुछ अचीवमेंट आपको मिलेगा, आप समझ लो। तो बजट जब बनाते हो ना, तो उसके ये सेल्स बजट है ना, कोई भी कंपनी का सबसे पहला बजट सेल्स बजट होता है। क्यों? कि कंपनी का मैनेजमेंट डिसाइड करेगा कि इतने प्रोडक्ट्स बेचने हैं, इतना सेल्स करना है, और फिर वो कंपेयर करेगा कि पिछले पीरियड में तो हमारा इतना ही सेल हुआ है। अब सपोज पिछले महीने में 10 लाख का सेल हुआ है, इस महीने का मेरा टारगेट है 20 लाख, तो अब मेरे को मेहनत करनी पड़ेगी सर, एकदम से कैसे डबल हो जाएगा, तो उसके लिए तो मेहनत करनी पड़ेगी। उसके लिए आप क्या करोगे, प्लानिंग करोगे कि ये 20 लाख का सेल कौन कौन से एरिया में बेचोगे। अभी तक हमने ये 3 टेरिटरीज पकड़ी हुई थी, अब है ना 2-3 और टेरिटरीज को एक्सप्लोर करेंगे, वहां भी बेचेंगे, फिर ये स्कीम लाएंगे, वो स्कीम लाएंगे, है ना, इनसे हम मर्ज करेंगे, इन लोगों को इतने इतने दुकान वालों को हम बात करके आएंगे, इतने सेल्स एजेंट रखेंगे, है ना, इतने लोगों को हम एजेंसी दे देंगे कि आप मेरे प्रोडक्ट्स बेचो। तो ऐसा ऐसा करके 10 लाख का सेल्स मेरे को 20 लाख करना है, बट एक बार मेरे को टारगेट 20 लाख बनाना पड़ेगा। अगर टारगेट 20 लाख होगा ही नहीं, तो मैं 20 लाख के लेवल का एफोर्ड करूंगा ही नहीं। आप समझो, आपका टारगेट ही नहीं है तो एफोर्ड कैसा होगा? एफोर्ड की ग्रेविटी डिपेंड करती है आपके टारगेट पे, है ना? तो आपका टारगेट फिक्स होना है। इवन मैंने मेरा अपना क्लास का नाम भी रखा है ध्येय क्लासेस। ध्येय का मीनिंग ही ये होता है, यू मस्ट हैव सम ऑब्जेक्टिव इन योर माइंड। ध्येय शब्द को मैं कभी डिफाइन करूंगा कोई लेक्चर में, आपको मैं बताऊंगा, ये बहुत गहरा वर्ड है। सिर्फ आप जो सोच रहे हो ना, ये ध्येय नहीं है, वो आपके गोल्स है। अभी ग्रुप 2 जून में क्लियर करना है, वो आपका गोल है। तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ध्येय एंड गोल? तो वो कभी हम डिस्कस करेंगे उसके बारे में, वो अभी टाइम नहीं है उसका, अभी तो हम इस पे जा रहे हैं। तो सबसे पहले सेल्स का बजट बनाते हैं, क्योंकि सेल्स के बजट से ही, अभी ना एक बार सेल्स फिक्स कर लिया तो फिर उस हिसाब से हमको फिक्स करना पड़ेगा कि कितना प्रोडक्शन करना पड़ेगा। अब 20 लाख के लिए सपोज मेरे 20,000 यूनिट बनाने हैं, बेचने हैं, तो 20,000 यूनिट के सामने अभी कितने बन के पड़े हैं? सपोज 2,000 यूनिट बन के रेडी है, तो अभी 18,000 और यूनिट बनाने पड़ेंगे। तो एक बार सेल्स बजट फिक्स होगा, तो सेल्स के बेस पे प्रोडक्शन बजट फिक्स होगा। आप समझो, कंपनी के एंगल से सोचो। एक बार मैंने डिसाइड किया कि ये महीने में 20,000 यूनिट बेचना है, और अभी मेरे पास स्टॉक पड़ा है फिनिश गुड्स का, वो 2,000 यूनिट का है, तो मैं देखूंगा ना कि 20,000 बेचना है, 2,000 पड़ा है, तो मैं कितने बनाऊं? 18,000 बनाऊं। तो ये महीना में मेरा टारगेट रहेगा 18,000। सो पूरा प्रोडक्शन बजट डिपेंड करता है सेल्स बजट, ठीक है? अब एक तीसरा बजट मैं आपको इसी सिंक्रोनाइजेशन में बताना चाहता हूँ, उसका नाम है परचेज बजट। ये क्या होता है सर? ये परचेज बजट है ना, वो डिपेंड करता है आपके प्रोडक्शन बजट पे। सर कैसे? आप सोचो, एक फिनिश गुड बनाना है मेरे को, और वो फिनिश गुड्स बनाने के लिए 3 रॉ मटेरियल चाहिए, है ना? तो सबसे पहले सेल्स फिक्स हुआ 20,000 का। अब वो 20,000 में 2,000 का स्टॉक था, तो मैंने अब 18,000 का प्रोडक्शन फिक्स किया। अब वो 18,000 का प्रोडक्शन करने के लिए तीनों स्पेयर पार्ट 18 मल्टीप्लाइड बाय 3, है ना, एक यूनिट बनाने के लिए 3 स्पेयर पार्ट्स चाहिए। तो 54,000 स्पेयर पार्ट्स, या फिर ऐसा बोलूं तो स्पेयर पार्ट नंबर 1 18,000, स्पेयर पार्ट नंबर 2 18,000, स्पेयर पार्ट नंबर 3 18,000, इतना मेरे को परचेज करना पड़ेगा। बट सच में देखना है, परचेज में रॉ मटेरियल का भी स्टॉक पड़ा होगा हमारे पास, तो वो स्टॉक भी हम देखेंगे कि मेरे पास है ना, सभी का 1,000 यूनिट का स्टॉक पड़ा है, तो अब मेरे को कितने परचेज करने पड़ेंगे? तो 17,000 17,000 17,000 ही परचेज करने पड़ेंगे। तो आप देखो, ये सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, तो यू शुड बी वेरी लिंक नाउ। अब मैं आपको ये जो टॉपिक प्रैक्टिकल के लेवल पे ले जा रहा हूँ ना, वो सभी एक दूसरे से जुड़े हुए टॉपिक, ठीक है? तो सबसे पहले मैंने आपको सेल्स बजट के बारे में बताया, और सेल्स बजट का एक फॉर्मेट भी दिखाया आपको कि भाई ये रहा फॉर्मेट। अब मैं आपको एक दूसरा बजट दिखाना चाहता हूँ, उसका नाम है प्रोडक्शन बजट। ये रहा प्रोडक्शन बजट। अब है ना, एक छोटा सा एग्जांपल मैंने यहाँ लिखा हुआ है, जरा जस्ट आप देखिएगा कि सपोज मैं फिनिश गुड्स एक की बात कर रहा हूँ, कि प्रोडक्शन हमेशा किसका होता है, आप मेरे को बताओ। प्रोडक्शन हमेशा फिनिश गुड्स का होता है, एंड परचेज किसका होता है? परचेज रॉ मटेरियल का होता है। तो याद रखना, जब भी मैं प्रोडक्शन बजट की बात करूँ ना, तो वो फिनिश गुड्स की बात होगी, और जब भी मैं रॉ मटेरियल की बात, परचेज की बजट की बात करूँ ना, तो वो रॉ मटेरियल का परचेज होगा। ये बहुत ही फंडामेंटल डिफरेंस है। प्रोडक्शन किसका होता है? फिनिश गुड्स का। एंड परचेज किसका होता है? रॉ मटेरियल का। तो प्रोडक्शन बजट एंड परचेज बजट, ये दोनों की बात अभी हम कर रहे हैं, पैरेलल करेंगे क्योंकि एक दूसरे से जुड़े हुए। तो अब देखना, हम प्रोडक्शन बजट कैसे बनाएंगे। बराबर है, पहले सेल्स बजट आपने फिक्स कर दिया, सेल्स फिक्स कर दिया, उसके बाद आप प्रोडक्शन बजट करो। सर सेल्स फिक्स करने के कुछ तरीके हैं क्या? यस है ना,
मैं आपको बता रहा हूँ, आप अपने एम्प्लॉइज को बुलाओ जो मार्केटिंग का काम करते हैं और उनको पूछो कि भाई इस महीने कितना सेल कर पाओगे आप। आपको क्या लगता है कि आपने पिछले महीने जैसा काम किया वैसा ही काम अभी इसी महीने भी करोगे तो आप कितना सेल कर पाओगे, हम उनसे पूछेंगे। फिर वो क्या करेंगे, अपने एक्सपीरियंस के बेस पे वो जवाब देंगे कि इतना इतना हो सकता है। ठीक है, साथ साथ में हमारे पास है ना कुछ प्रिडिक्शन टेक्निक भी होगी, है ना, जिसको हम फोरकास्टिंग टेक्निक्स भी बोलते हैं। वो एक ऑपरेशन मैनेजमेंट नाम का सब्जेक्ट है, उसमें आप पढ़ोगे कि व्हाट आर द फोरकास्टिंग टेक्निक्स। उसमें आप सेल्स फोरकास्ट करोगे, है ना। कुछ अलग अलग टेक्निक्स है, बहुत सारी टेक्निक्स है, वो टेक्निक्स का यूज करके आप सेल्स का फोरकास्ट भी करते हो। एक तरफ इधर पूछते हो, दूसरी तरफ आप ये टेक्निक भी लगाते हो और उसके हिसाब से सेल्स की क्वांटिटी सोचते हो कि भाई ये टेक्निक के हिसाब से इतना सेल होगा और ये बंदा बोल रहा है इतना सेल होगा। सपोज वो टेक्निक बता रही है 22,000 का सेल हो रहा है, वो बंदा बोल रहा है नहीं सर 20,000 का ही होगा। और एक तीसरा होता है आपका खुद का इंट्यूजन, ये नहीं मेरे को इस साल इस महीने इतना सेल तो अचीव करना ही करना है। तो ये तीन चीजों का मिक्सर करोगे क्या, एक आपकी प्रिडिक्शन टेक्निक यूज करोगे, दूसरा आप है ना आपके एम्प्लॉइज जो आपका स्टाफ है उनसे आप पूछोगे कि कितना सेल हो पाएगा, और तीसरा है ना आपका खुद का एक पैशन होगा, खुद का एक टारगेट होगा, खुद का एक इंट्यूजन होगा। और ये तीन का यूज करके आप क्या करोगे, ये तीनों का यूज करके आप है ना एक बजट बना लोगे। यस, विन विन सिचुएशन वाला, है ना। आपको रियलिस्टिक बनना है लाइफ में, है ना। हमेशा ऑप्टिमिस्टिक बन के रहोगे तो नहीं चलेगा। सिर्फ ऑप्टिमिज्म होगा ना तो उसमें कभी कभी क्या होगा कि सिर्फ अच्छे ड्रीम्स होंगे, है ना, अचीवमेंट नहीं होगा। तो उसके लिए यू शुड बी रियलिस्टिक। तो आपका ड्रीम है मैं तो महीने का सपोज 1 लाख यूनिट बेचूं, बट आप 20,000 भी मैक्सिमम बेच सकते हो। तो फिर आप बजट बढ़ाओगे तो कितना बढ़ाओगे, तो 2-3 हजार 5,000 का इंक्रीमेंट करोगे। डायरेक्टली ऐसा नहीं बोलोगे कि अभी 20,000 भेजा ना, देख नेक्स्ट महीने में 1 लाख यूनिट बेचता हूँ, ऐसा नहीं होता है ना। यू शुड बी वेरी मच रियलिस्टिक। तो बजट जब बनाते हो तो ये तीन चीजों का आप बेसिकली ध्यान रखते हो। अब इसमें प्रोडक्शन बजट कैसे होता है, तो देखो प्रोडक्शन बजट उसका एक फॉर्मूला है, सेल्स प्लस क्लोजिंग माइनस ओपनिंग सो प्रोडक्शन, ए प्लस बी माइनस सी, ऐसा है। बट वो कैसे बनेगा, तो एक उदाहरण से बनाता हूँ। सपोज आपका ओपनिंग स्टॉक है 20 यूनिट, किसका, फिनिश गुड्स का। आपको क्लोजिंग स्टॉक 10 यूनिट का रखना है, ये आपका टारगेट है फॉर एग्जाम्पल। एंड आपको आपके सेल्स बजट के हिसाब से 100 यूनिट का सेल करना है। तो 100 यूनिट सेल करने हैं, 10 का क्लोजिंग रखना है, 20 का ओपनिंग है। तो 100 प्लस 10 110 इतने चाहिए मेरे को, और 20 पड़े हैं तो बाकी के 90 में बना लूंगा, दैट इज प्रोडक्शन। तो प्रोडक्शन बजट का फॉर्मेट क्या है, ये है सेल्स क्रेडिट साइड का टोटल, फिर क्लोजिंग स्टॉक है ये भी क्रेडिट साइड का सेकेंड आइटम, ये दोनों का टोटल करो और उसमें से ये ओपनिंग स्टॉक 20 माइनस करो। तो देखो सेल्स लिखो, क्लोजिंग लिखो, ओपनिंग लिखो, एंड प्रोडक्शन इज इक्वल टू ए प्लस बी माइनस सी। ए का मीनिंग होता है सेल्स, बी का मीनिंग होता है क्लोजिंग स्टॉक, सी का मीनिंग होता है ओपनिंग स्टॉक। तो सेल्स प्लस क्लोजिंग माइनस ओपनिंग दैट इज प्रोडक्शन। तो ये आपका प्रोडक्शन बजट हो गया। ठीक है, क्लियर है, इसमें किसी को कुछ डाउट है क्या, एवरीवन क्लियर, ओके। अब ये जो प्रोडक्शन बजट है ना उसका एक सम मैं आपको दिखा देता हूँ। लेट अस सी वन एग्जांपल बेस्ड ऑन दैट प्रोडक्शन बजट। ये रहा हमारा पैम्पलेट, और पैम्पलेट के अंदर हम ये एग्जांपल निकालते हैं उसका। तो लेट अस सी द प्रोडक्शन बजट एग्जांपल। ये रहा, देखो बड़ा सा सिंपल सा सम है। पहला सम देखो, आपको एस्टिमेटेड स्टॉक दिया है, देखो प्रिपेयर ए प्रोडक्शन बजट ऑफ 3 मंथ्स, 3 महीने का प्रोडक्शन बजट बनाना है फॉर मंथ एंडिंग 31 मार्च 2013 फॉर ए फैक्ट्री प्रोड्यूसिंग 4 प्रोडक्ट्स ऑन द बेसिस ऑफ फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। उसमें 4 प्रोडक्ट है एबीसीडी, इस सभी का ओपनिंग स्टॉक दिया है 1 जनवरी का, ये 31 मार्च का क्लोजिंग स्टॉक दिया है, एंड ये आपने सेल्स दिया है एस्टिमेटेड सेल्स। अब इसका यूज करके आप बजट बनाओ। तो बड़ा सिंपल सम है, देखो मैं आपको एक उसका सॉल्यूशन भी दिखाता हूँ। सी द फर्स्ट एग्जांपल, आपको क्या लिखना है, यू हैव टू राइट द सेल्स। देखो यहाँ सेल्स है, तो सेल्स कितना है, 10,000 यूनिट, 15,000 यूनिट, 13,000 यूनिट, 12,000 यूनिट। आपने लिखा है इधर 10 15 13 12। फिर आपने उसके अंदर क्लोजिंग स्टॉक ऐड करना है। क्लोजिंग स्टॉक कितना है सर, ये 3,000 5,000 3,000 2,000। तो आप देखो कहाँ है, हाँ 3,000 5,000 3,000 2,000, ये क्लोजिंग लिखा। फिर आपको ओपनिंग लिखना है, ओपनिंग कितना है सर, 2,000 3,000 4,000 3,000। तो देखो 2,000 3,000 4,000 3,000। अब है ना आपको एक बहुत आपने ये तीन चीजें लिख दी। अब प्रोडक्शन इज नथिंग बट ए प्लस बी माइनस सी, मीन्स सेल्स प्लस क्लोजिंग माइनस ओपनिंग। तो ये आपका प्रोडक्शन बजट बना। अब प्रोडक्शन बजट कैसे बना, अब देखो, अब यहाँ आपको सिंपल मैथमेटिक्स करना है कि 10,000 लिखो, उसमें 3,000 क्लोजिंग ऐड करो, 2,000 माइनस करो।
तो 10 प्लस 3 13, 13 माइनस 2 11,000, ऐसे करके ये चारों का मैंने बजट बना के दिया है। एवरीवन क्लियर विद दिस? क्लियर है, सिंपल है। अभी इसी देखो हम लिखने वाले Yes, sir. करने वाले हैं सम्स, बट मैंने आपको एक जस्ट आइडिया देना है कि भाई ऐसा करना है। अभी हम लिखेंगे भी, ऐसा नहीं है कि लिखना नहीं है। ये मैंने सब कुछ लाइव क्लासेस है हमारे, तो मैंने सब कुछ बना के रखा है आपके लिए। ये एक फाइल ऐसी है जिसमें मैं लिखूंगा, है ना। ये फाइल ऐसी है जिसमें हमारा ये मटेरियल है। ये फाइल ऐसी है जिसके अंदर बजट, सॉरी, ये फाइल ऐसी है जिसके अंदर ऑलरेडी कुछ लिखा हुआ है मैंने। तो कुछ चीजें अगर आपको दिखानी है तो ऐसे, तो जस्ट आई वांट टू शो यू कि भाई बजट ऐसे बनता है, बस। दैट वाज माय ऑब्जेक्टिव टू टीच यू राइट नाउ। अब फिर से आपको मैं बता देता हूँ प्रोडक्शन बजट का मेन व्यू क्या है, कि आपका सेल्स टारगेट कितना है, दूसरा आपके पास कितना क्लोजिंग स्टॉक रखना है। सर क्लोजिंग स्टॉक क्यों रखने का, पॉलिसी होती है कंपनियों की, कुछ स्टॉक रखना पड़ता है। क्यों? अब सपोज मेरा तो एकदम फिक्स है कि 20,000 बेचना है तो 20,000 बनाऊंगा, बट सपोज 21,000 का ऑर्डर आया तो आगे 1,000 2,000 यूनिट का ऑर्डर ज्यादा आया तो क्या करोगे? तो आपको है ना कुछ कुछ सेफ्टी के लिए एक्स्ट्रा तो रख के बैठना है। आप सोचो, मैं एक उदाहरण देता हूँ। एक मिठाई वाला है, अब सपोज बड़ौदा की आप बात करें तो बड़ौदा में हमारे यहाँ ये कौन है, पेड़ा वाला, सिटी के अंदर है, बहुत फेमस है, सेकेला पेड़ा बेचता है, क्या नाम है उसका? दूलीराम। 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 अब ये दूलीराम पेड़े वाला है, उसको मालूम है कि एक दिन में ना मेरे पास से सपोज 50 किलो या 60 किलो पेड़े जाते हैं, मीन्स वो ऑन एन एवरेज 60 किलो बेचता है। तो आपको क्या लगता है वो 60 किलो ही बनाता होगा हर रोज? वो 70 टू 75 किलो बनाता होगा हर रोज। अगर 60 बिक रहा है ना तो वो 75 बनाता होगा, कि कोई ज्यादा ले गया तो। और उसमें है ना कभी कभी स्टॉकिंग भी बढ़ता रहता होगा उसका, है ना। आज के दिन 15 केजी बचे, कल दूसरे 15 केजी बचे, फिर 15 केजी बचे, फिर है ना वो चौथे दिन 25% ही बनाएगा, ज्यादा नहीं बनाएगा। ये पहले स्टॉक क्लियर करो फिर नया बनाओ, आप समझो। बट वो ज्यादा क्यों बनाएगा? ज्यादा इसलिए बनाएगा कि उसको जानबूझ के वो स्टॉक रखने का सोचेगा कि मेरे पास प्रोडक्शन इतना होना चाहिए, एटलीस्ट जो मेरे सेल्स से थोड़ा ज्यादा, तो जिससे क्या कि कोई एक्स्ट्रा डिमांड हो कोई कस्टमर की तो वो ले जाए, है ना, मैं उसको फुलफिल कर पाऊं और वो अपॉर्चुनिटी को मैं फॉरगो ना करूं। कभी कभी क्या होता है, मैं तो फिक्स इतना ही बनाता हूँ, फिर जितना इतना बना के बेच के निकल जाने का, उससे ज्यादा के ऑर्डर आए तो नहीं लेने का। अब ये बिजनेसमैन की सोच नहीं है ना। बिजनेसमैन जब सोचता है तो ऐसे ही सोचता है कि प्रॉफिट कैसे बढ़ेगा, तो उसके लिए उसको स्टॉकिंग मेथोडोलॉजी पे भी काम करना पड़ेगा। तो आप हमेशा स्टॉक ज्यादा रखो। आप आपका है ना मम्मी का, आप सोचो, मैं जो भी आपको प्रोडक्शन मैनेजमेंट या ये पढ़ाऊंगा ना, मैक्सिमम आपकी मम्मी के साथ ही आप सीखोगे। आप देखना कि सपोज आपके घर में 4 लोग हैं, मम्मी कितने खाने का प्रोविजन करके बैठेगी, क्या लगता है आपको? मैं गारंटी दे रहा हूँ 4 लोगों से ज्यादा लोगों का ही खाना बना होगा। अभी तो सभी के पास फ्रीज वगैरह पड़ा है, तो है ना 4 लोगों से ज्यादा का ही बनाएगी। कि कोई सपोज मेरे कोई लड़के ने या लड़की ने आज ज्यादा खाना खाया, उसको ये ज्यादा पसंद आ गया, या फिर हस्बैंड ने ज्यादा खाना खा लिया, वो कुछ कभी नहीं, कभी कभी कुछ लोग बैटिंग कर लेते हैं कुछ चीजों में। तो अभी ज्यादा बैटिंग कर ली तो मम्मी का यही ध्यान रहेगा कि मैं थोड़ा ज्यादा बनाऊं। आप देखना। और आजकल तो क्या है, अब ये बाखरी रोटी वगैरह बनाना है तो उसका लोट बना रहता है ना, बुना हुआ लोट। फिर क्या करती मम्मी, जो भी एक्स्ट्रा है ना वो फ्रिज में रख देती है, बट एक बार बना दी तो ज्यादा ही है। क्यों भाई? उसका रीजन ये है कि कभी भी खाना फूटना नहीं चाहिए, बस सिंपल चीज है। और मैं मैन्युफैक्चर, एक मम्मी मेरी ऐसा सोच सकती है जो बिजनेसमैन नहीं है, तो मैं तो बिजनेसमैन हूँ, तो मैं तो ये नहीं सोचूंगा कि मेरे यूनिट ज्यादा बिके, कोई कस्टमर एकदम से आ गया और ज्यादा उसको चाहिए, तो मेरे पास अरेंजमेंट तो ज्यादा होनी चाहिए। सो दैट इज व्हाई देयर माइट बी अ पॉलिसी ऑफ एवरी कंपनी टू हैव सम क्लोजिंग स्टॉक। अब कुछ कंपनियां ऐसा भी सोच सकती है कि जो मेरा सेल्स टारगेट है ना, उसका 10% या 20% में क्लोजिंग स्टॉक रखूंगा। मीन जनवरी में सपोज मैं 20,000 यूनिट बेचने वाला हूँ, तो 20,000 का सपोज 20% मेरा क्लोजिंग स्टॉक होना है। अब ये पॉलिसी है, अब ये पॉलिसी चेंज होती रहती है बेस्ड ऑन एक्सपीरियंस। अभी इनिशियली हमने ऐसा डिसाइड किया, फिर हमको ऐसा लगा कि नहीं यार ये तो ओवर स्टॉकिंग हो रहा है, इतना नहीं बिकता है, तो फिर हम कम कर देंगे, 20% एक्स्ट्रा नहीं 10% रखेंगे। तो पॉलिसीज तो क्या होती है, हमारे एक्सपीरियंस के हिसाब से हम चेंज करते रहते हैं। बट मेन चीज क्या है कि यू शुड हैव सम एक्सेस स्टॉक which you can sell if some extraordinary demand arises, so that is your purpose। तो आपका क्लोजिंग स्टॉक रहेगा ही रहेगा, है ना। तो ये दूसरी चीज याद रखनी है। तो आप सोचो बिजनेसमैन के एंगल से, वो सेल्स की क्वांटिटी सोचेगा, फिर सोचेगा इतना तो मेरे को क्लोजिंग रखना है, फिर सामने वो देख लेगा कि ओपनिंग कितना है,
ये ओपनिंग कितना है, तो सेल्स सपोज 20,000 करना है, क्लोजिंग मेरा 4,000 पड़ा है, 24,000, तो अब 24,000 बनाना है, बट ओपनिंग में 3,000 पड़ा है, तो अब मैं इस महीने 21,000 ही बनाऊंगा, और वो 21,000 के रिलेटेड रॉ मटेरियल वगैरह आप परचेज करोगे, ठीक है। सो एवरीवन गेटिंग दिस, सभी लोगों को ये कंसेप्ट समझ में आ गया, ओके। अब उसके बेस पे एक और एग्जांपल मेरे को आपको कराना है, तो लेट मी थिंक, ये सबसे सिंपल था तो वो हमने नहीं किया है, अब मैं एक और एग्जांपल कराने जा रहा हूँ, ये रहा। अब ये मैं लिखूंगा आपके सामने, क्या है, फ्रॉम द फॉलोइंग फिगर्स प्रिपेयर, नहीं ये परचेज बजट है, वेट अ मिनट है बच्चों, मेरे को आपको प्रोडक्शन बजट का एक सब, चलो देखो, ये रहा एग्जांपल, और ये है परचेज का, एक मिनट, परचेज नहीं, मेरे को प्रोडक्शन चाहिए, हाँ ये रहा, चलो ये रहा प्रोडक्शन का एक एग्जांपल, गामा इंजीनियरिंग कंपनी, जरा देखना इधर, दे मैन्युफैक्चर्स टू प्रोडक्ट एक्स एंड वाई, दो फिनिश प्रोडक्ट बनाते हैं, एन एस्टिमेट ऑफ द नंबर ऑफ यूनिट्स एक्सपेक्टेड टू बी सोल्ड इन द फर्स्ट 7 मंथ्स आर गिवन बिलो, तो पहले 7 महीने का ये सेल्स जो है वो उसका डिटेल दिया है, प्रोडक्शन ऑफ प्रोडक्ट एक्स एंड वाई, ये दो प्रोडक्ट है, तो 500, 600, 800, 1000, 1200, 1200 एंड 1000, ये नेक्स्ट 7 महीनों का जनवरी से लेकर के जुलाई तक का ये सेल है, एक्सपेक्टेड सेल्स, इवन वाई का भी, इट इज एंटीसिपेटेड, देखो उन्होंने क्या एक्सपेक्ट किया है, क्या एक्सपेक्ट किया है, देयर वुड बी नो डब्ल्यूआईपी, प्रोडक्शन में वर्क इन प्रोग्रेस नहीं रहेगा। अब सर ये वर्क इन प्रोग्रेस क्या होता है, आधा बना हुआ मटेरियल, आधा अधूरा है ना, उसको डब्ल्यूआईपी बोलते हैं। अब मैं एक उदाहरण देता हूं जिससे आपको मालूम पड़ेगा, जो रॉ मटेरियल भी नहीं रहा और फिनिश गुड्स भी नहीं रहा, वो स्टेज को हम वर्क इन प्रोग्रेस बोलते हैं। उदाहरण दो, उदाहरण सुनो, अब सपोज घर के उदाहरण से शुरू करता हूं पहले, फिर हम इंडस्ट्री के उदाहरण पे जाएंगे। अब सपोज आपकी मम्मी ने कुछ परचेज किया, सब्जी फॉर एग्जाम्पल, टोमेटोज परचेज किए मम्मी ने, और शाम को उनको सब्जी बनानी है सेव टमाटर, है ना, तो अब टोमेटोज परचेज किए, तो लाए हुए टोमेटोज वो है रॉ मटेरियल, रॉ मटेरियल मीन्स परचेज की हुई आइटम हमारे पास पड़ी है, बट अब और फिनिश गुड्स क्या होगा उसमें से फिनिश गुड्स बनेगा आपका सेव टमाटर का सब्जी, वो है आपका फिनिश गुड्स, ठीक है। अब इन बिटवीन मम्मी क्या करेगी, तो उसको धोएगी, है ना, टोमेटोज को, फिर उसको कट करेगी, फिर उसको कुक करेगी, उसमें कुछ स्पाइसेस वगैरह ऐड करेगी, पानी वगैरह जो भी प्रोसेसेस है वो करेगी, बट एक कटिंग प्रोसेस से चालू किया, पहले वॉशिंग प्रोसेस, फिर कटिंग प्रोसेस, फिर बॉइलिंग प्रोसेस, है ना, मिक्सिंग प्रोसेस, ये सब 3-4 प्रोसेसेस मम्मी कर रही है, और कुछ टाइम वो पकने देगी वो गैस पे, और उसके बाद है ना आपका वो सब्जी रेडी होगा, बीच में टेस्टिंग प्रोसेस भी आएगा, मम्मी टेस्ट भी करेगी कि बराबर बना है कि नहीं, नमक ज्यादा है कम है ना, तो ये सभी होने के बाद आपका फिनिश प्रोडक्ट बनता है। तो आप सोचो कि मम्मी ने एक बार टोमेटो लिए, और दूसरी तरफ सपोज शाम को 6 बजे टोमेटोज लिए, और शाम को 8 बजे सब्जी रेडी हो गई, तो 6 बजे मम्मी ने जो उस पर प्रोडक्शन प्रोसेस चालू कर दिया, कटिंग से चालू कर दिया, तो वहां से शुरू करके जब तक वो रेडी नहीं हो जाता, तब तक का उसका जो स्टेज है ना, उसको वर्क इन प्रोग्रेस बोलते हैं, ठीक है, वो वर्क इन प्रोग्रेस। तो यहाँ ये एग्जांपल में एजम्पशन क्या है कि देयर इज नो वर्क इन प्रोग्रेस, बराबर है, देयर इज नो वर्क इन प्रोग्रेस। फिर नंबर बी, फिनिश यूनिट्स इक्वल टू half of the anticipated sales for the next month would be there in a stock at the end of the month। अब देखो ये मस्त है, कितना है आपका फिनिश गुड्स, कितना इक्वल टू हाफ ऑफ द एंटीसिपेटेड सेल्स ऑफ द नेक्स्ट मंथ, मींस जनवरी महीने में मैं सोचूं तो फरवरी का जो सेल्स है वो नेक्स्ट महीने का सेल है, उसका 50%, हाफ हाफ वुड बी माय क्लोजिंग स्टॉक ऑफ जनवरी। तो जनवरी में कितना स्टॉक होगा, फरवरी के सेल्स का 50%, तो देखो फिनिश यूनिट्स इक्वल टू द हाफ ऑफ द एंटीसिपेटेड सेल ऑफ द नेक्स्ट मंथ वुड बी इन अ स्टॉक एट द एंड ऑफ ईच मंथ। The budgeted production cost for the year ended 31st December is as follow। आपकी ये कॉस्ट दी है,
अब ये मैं कॉस्ट में अभी नहीं जाता हूँ, आप इतना प्रोसेस अभी स्किप करो, अब सिर्फ आप प्रोडक्शन बजट बनाओ और वो भी यूनिट्स के अंदर, सिर्फ इतना काम है हमारा। तो चलो इसका प्रोडक्शन बजट बनाते हैं, है ना। तो यहाँ एक मैं प्रैक्टिस प्रॉब्लम का सम कर रहा हूँ। क्वेश्चन 1, प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स। ओके, उसका क्वेश्चन 1 है, पेज नंबर मेरे पैम्पलेट में 18 नंबर का है, पेज नंबर 18। अब उसका आंसर 1 मैं लिख रहा हूँ कि प्रोडक्शन बजट, प्रोडक्शन बजट फॉर नेक्स्ट 6 मंथ। उन्होंने 6 मंथ्स का पूछा है, देख लो, फॉर ईच मंथ, बट 6 महीने ही होंगे। क्यों? क्योंकि एक मिनट, पहले 7 महीने की डिटेल दी है, बट बजट आपको है ना 6 महीने का बनाना है। हाँ ये रहा, देखो समराइज प्रोडक्शन बजट यहाँ लिखा है फॉर द 6 मंथ्स, जनवरी से जून का। तो चलो अब जनवरी से जून का आप प्रोडक्शन बजट बनाने जा रहे हैं, तो कैसे बनाओगे? तो फॉर्मेट तो अब आपको याद है क्या करना है ना। तो फॉर्मेट में आप लिखोगे कि भाई पर्टिकुलर्स, फिर यहाँ लिखूंगा मैं जनवरी, फिर फरवरी, फिर मार्च, फिर अप्रैल, फिर मई एंड फिर जून, है ना। नेक्स्ट 6 महीने का बजट। अब पर्टिकुलर्स में हम क्या लिखते हैं, आपको मालूम है पर्टिकुलर्स में हमारी मेन चीजें आती है, 4 चीजें हमको लिखनी होती है। तो सबसे पहले क्या आता है, सेल्स आता है, फिर दूसरा आता है क्लोजिंग स्टॉक, तीसरा आता है ओपनिंग स्टॉक, एंड चौथा आता है प्रोडक्शन। प्रोडक्शन इज ए प्लस बी माइनस सी, और यहाँ प्रोडक्शन बजट यहाँ मैं लिखता हूँ क्वांटिटेटिव, सिर्फ क्वांटिटी लिखूंगा। अब चलो उस एंगल से हम देखें ये सम को। तो पहले तो हाँ, अभी है ना मैं सिर्फ प्रोडक्ट एक्स का बजट बनाता हूँ, वाई का नहीं बनाता हूँ राइट नाउ, एक्स का बनाता हूँ क्योंकि ये जगह थोड़ी कम है। तो प्रोडक्ट एक्स, चलो प्रोडक्ट एक्स का सेल देखिए क्या है, 500, 600, 800। यहाँ मैं लिखता रहता हूँ 500, 600, 800, फिर 1000, 1200, 1200, 1000, 1200, 1200, ठीक है। अब ये तो सेल्स हो गया है सर, यहां से आगे का तकलीफ है, बट अब तकलीफ कुछ नहीं है। देखो क्लोजिंग स्टॉक कितना रखना है, तो उसके लिए हमने पढ़ा है कि नेक्स्ट महीने का जो सेल है उसका 50% ये महीने का क्लोजिंग फिनिश स्टॉक है ना। ये बच्चे कहाँ गए सब लोग यार, वीडियोस ऑफ करके बैठ गए सब लोग, ऐसा मत करो। देखो हमने पढ़ा है, हमारा नियम क्या है, नेक्स्ट महीने का जो सेल है उसका 50% ये महीने का क्लोजिंग स्टॉक है। तो चलो सब लोग देखो अभी मेरे को बताओ, ये जो फरवरी का 600 स्टॉक है उसका 50%, दैट इज 300, दैट वुड बी माय क्लोजिंग स्टॉक। यहाँ कितना आएगा 400, कैसे, ये 800 का 50%। फिर यहाँ अप्रैल, अप्रैल का 50% कितना, 1000 का 500। सिमिलरली ईयर 600, ईयर भी 600। सर जून में कैसे करेंगे, जो जुलाई का सेल दिया ना उसका 50%। अब जुलाई का सेल इधर दिया है देखो 1000, तो इसीलिए आपको ये 7 मंथ की इंफॉर्मेशन दी थी। तो चलो जुलाई का 1000 सेल है तो उसका 50% कितना होगा, 500। यहाँ जुलाई लिखना नहीं है बट ये समझना है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो सभी को क्लोजिंग स्टॉक समझने में क्लैरिटी है, कोई डाउट है? क्लोजिंग स्टॉक इज क्लियर फॉर एवरीवन, ओके। अगर क्लोजिंग स्टॉक क्लियर है तो अब मैं ओपनिंग स्टॉक पे जाता हूँ। अब है ना मेरे को एक चीज बताओ, जनवरी का जो क्लोजिंग होगा वही फरवरी का ओपनिंग होगा, क्लियर है ना। आज शाम को मेरे पास 500 यूनिट, मैं दूलीराम पेड़ा वाला हूँ, मेरे पास 3 केजी का पेड़ा बन के पड़ा है, रेडी है। तो ये आज कौन सी तारीख है, सपोज कल 23 तारीख थी, तो 23 तारीख को शाम को 3 केजी पेड़े स्टॉक में पड़े थे।
तो 24 के बिगिनिंग में, मीन्स आज 24 तारीख है, आज बिगिनिंग में मैं खोलूंगा तो वो 3 किलो मेरा ओपनिंग स्टॉक रहेगा, है ना, पिछले दिन का क्लोजिंग, ये दिन का ओपनिंग, है ना। तो जनवरी का क्लोजिंग मीन्स फरवरी का ओपनिंग, फरवरी का क्लोजिंग तो मार्च का ओपनिंग। तो ओपनिंग स्टॉक अलग से गिनने की जरूरत ही नहीं है, इधर से इधर लाना है। ये जनवरी का जो क्लोजिंग है ना वो फरवरी का ओपनिंग हो जाएगा। 300, 400, 500, 600 एंड 600। किया क्या मैंने, सिर्फ इधर से उधर। यहाँ कहां से आया होगा, ये वाला, ये जुलाई से आया होगा। तो ये एरोस से आपको मालूम पड़ता है कि जो ये पीरियड का क्लोजिंग था वो नेक्स्ट पीरियड का ओपनिंग हो गया, है ना। क्लियर है, इतने में किसी को कोई डाउट है क्या? एवरीवन क्लियर? ओके। तो ये ओपनिंग एंड क्लोजिंग का कंसेप्ट मैंने आपको समझा दिया। अब एक जगह हमको प्रॉब्लम है, सर इधर क्या लिखेंगे, ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। ये प्रॉब्लम था, ये तो सॉल्व हो गया क्योंकि जुलाई का सेल था उसका 50% ले लिया तो जून का क्लोजिंग मिल गया। बट यहाँ ओपनिंग लाने के लिए दिसंबर का क्लोजिंग लाना पड़ेगा, आप समझो, दिसंबर का ये क्लोजिंग लाना पड़ेगा। और दिसंबर का डिटेल तो दिया नहीं है। अब देखो पूरे सब में छानबीन कर लो, दिसंबर की कोई डिटेल नहीं दी है, देखो इधर कुछ नहीं है। तो सर कैसे सॉल्व होगा फिर, ये सम ही सॉल्व कैसे होगा, दिसंबर का कुछ दिया नहीं। तो बच्चों पॉलिसी पे फोकस करो। मेरे को बताओ दिसंबर का स्टॉक कितना होगा। तो जनवरी के सेल का 50% और जनवरी का सेल्स फोरकास्ट दिया हुआ है, देखो बच्चों इधर। तो जनवरी का ये 500 है तो 500 का 50% दैट इज 250, दैट वुड बी दिसंबर स्टॉक, बराबर है। तो अगर मैं इसको यहाँ लिखूं तो ऐसा लिख पाऊंगा कि ये जो है ना यहाँ से यहाँ लाना है ये 250 एंड फिर ये 250 को इधर ले आना है। क्लियर है सभी को बच्चों, मिस्ट्री रिजॉल्व है ना, जो भी कुछ डाउट थे क्लियर हो गया। ओके, बस मैं वही बोल रहा हूँ, पॉलिसी अगर आपको मालूम है ना तो कोई टेंशन नहीं। और उन्होंने लिख के दिया है, देखो मैं सिर्फ ऐसा बोल रहा हूँ ऐसा नहीं है, उन्होंने लिख के दिया है, देखो कि finished goods equal to half of the anticipated sales for the next month would be in a stock at the end of each month including December 11। तो ये फर्स्ट 7 मंथ 2012 के हैं, तो 2011 के दिसंबर में भी यही नियम लगता था। सर ये तो अच्छा है ना, उन्होंने लिखा है, ये नहीं लिखा होता ना तो हमारा ये एजम्पशन होता। हमको तो क्या है, हमको तो वी हैव टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स, ठीक है। तो हमको ऐसे इश्यू आए तो वी विल मेक अ एजम्पशन एंड विल सॉल्व इट, है ना। तो क्लियर है, ये कंसेप्ट क्लियर हो गया, बस तो हो गया आपका प्रोडक्शन बजट, अब कुछ है नहीं उसके अंदर। अब देखो अब तो सीधा सीधा प्लस माइनस करना है। अब है ना मैं आपको प्लस माइनस सिखाता हूँ, कुछ लोगों को सरप्राइज लगेगा, सर प्लस माइनस सिखाने की क्या जरूरत है, वो तो आता है। नहीं ऐसा नहीं है, आपको आता ही है, मेरे को आपकी कोई इंटेलिजेंस पे डाउट नहीं है, मैं उसमें कुछ प्लस करता हूँ। आपकी जो इंटेलिजेंस यहाँ तक है ना उसमें कुछ मैं वैल्यू एडिशन करके दूंगा तो वो आपके लिए ही बेटर है। तो आप एक एक सिस्टम देख लो, हम लोग है ना कैलसी का यूज ही नहीं करते इसमें, विदाउट यूजिंग कैलसी वी आर डूइंग दिस प्लस माइनस। कैसे, तो मैं बता रहा हूं। अब मेरा कंसेप्ट है इंक्रीमेंटल एडिशन का, आपको करना क्या है, इंक्रीमेंटल एडिशन करना है। मीन्स क्या है जरा देखो, अब है ना ये 500 में 300 ऐड करना है, 250 माइनस करना है, तो 500 को फिक्स कर दो। अभी आप सोचो 300 प्लस 250 माइनस, तो 300 प्लस 250 माइनस नेट कितना हुआ 50, वो 50 ये 500 में ऐड कर दो, 550 हो गया। दूसरे का देखो, ये 600 है, फिक्स रखो उसको, 400 ऐड करना है, 300 माइनस करना है, नेट कितना 100 ऐड करना है, तो 600 में 100 ऐड करो 700। यहाँ देखो 800 में 500 ऐड करना है, 400 माइनस करना है, 500 ऐड 400 माइनस, 800 को फिक्स रखो, नेट कितना 100 ऐड करना है, 800 में 100 ऐड कर दो 900 हो जाएंगे। यहाँ नेट 100 ऐड कर दो 1100 हो जाएंगे, यहाँ 0 ऐड करो 1200 हो जाएंगे, और यहाँ 100 माइनस करो 1200 में से, ये 500 ऐड करने 600 माइनस करने, तो 100 नेगेटिव 100 होंगे, तो 1200 में 100 माइनस करो 1100 हो जाएंगे। बच्चों समझ में आया व्हाट आई एम डूइंग, आई एम जस्ट डूइंग इंक्रीमेंटल एडिशन। इवन इंक्रीमेंटल सब्सक्रिप्शन भी पॉसिबल है ना। वो लास्ट वाले में ऐसा हुआ ना 500 ऐड करना है, 600 माइनस करना है, तो नेगेटिव 100 हो गया, तो वो उसमें ऐड करो, है ना।
तो आया समझ में? तो आप है ना एक्सेप्ट के कुछ बहुत ज्यादा डिटेल्ड फिगर हो 4563 8527 ऐसी सब फिगर है तो कैलसी का यूज करो, अदरवाइज जो ये जो हंड्रेड्स वाली फिगर है ना तो वो ओरली कर, है ना, वहां ही बेटर रहेगा। क्लियर है? समझ में आया सभी को? एवरीवन क्लियर अबाउट दिस? बस तो हो गया देखो हमारा। तो ये था हमारा प्रोडक्शन बजट प्रोडक्ट एक्स का। अब मैं आपको बताऊंगा प्रोडक्ट वाई का भी ढूंढना है। अब है ना आइडियली बच्चों मैंने क्यों नहीं ढूंढा अभी मालूम है? इसलिए नहीं ढूंढा कि मेरे पास जगह नहीं थी। अदरवाइज मैं क्या करता मालूम? मैं आपको बता रहा हूँ, अगर जगह होती ना तो मैं प्रेजेंटेशन ऐसा लिखता कि सपोज जनवरी है, मैं 3 महीने का लिख रहा हूँ, फेब्रुवरी है, मार्च है, तो उसमें ना मैं एक्स एंड वाई ऐसा लिखता एंड फिर ये फॉर्मेट कॉमन रखता है इधर कि भाई ये सेल्स, ये क्लोजिंग, ये ओपनिंग एंड ये प्रोडक्शन, ए प्लस बी माइनस सी। ठीक है? और मैं है ना ऐसा, मेरे पास है ना जगह लंबी चाहिए एक्चुअली, मार्च के बाद मैं अप्रैल लिख पाऊँ, फिर मई या जून। ठीक है? और वो जगह भी अभी लंबी हो जाएगी, टेंशन मत करो। अभी आपको जो पढ़ा रहा हूँ ना वो पीडीएफ में से पढ़ा रहा हूँ, मैं आपको पढ़ाऊंगा वन नोट में, और वहाँ ये प्रॉब्लम आने वाला नहीं है। बट अभी क्या है, मेरे को थोड़ा इजी रहे आपको समझाने में, इसलिए मैं है ना एकदम लेमेन जैसा भी कर रहा हूँ। जब हमारा 1 तारीख से काम शुरू होगा तो एकदम सिस्टमेटिकली हमारा पूरा नोट बनेगा एग्जैक्टली, और आपको ये सभी पैम्पलेट्स वगैरह आपको मिल जाएंगे। ठीक है? अभी तो आप सिर्फ लर्न करने को और जस्ट हमको टेस्ट करो। आप राइट नाउ यू आर सिटिंग हियर जस्ट टू अप्रिशिएट। नहीं, हम वो नाटक देखने जाते हैं तो कुछ स्टेज पे कुछ कलाकार परफॉर्मेंस करते हैं, फिर हम वो नाटक को देखते हैं, फिर अच्छा लगता है तो तालियां बजाते हैं, वाह वाह वाह। बस अभी हम परफॉर्म कर रहे हैं, आपको तालियां बजाने हैं, है ना? ये 7 दिन आप सब हम सभी लोगों को टेस्ट कर लो बच्चों, आपको फ्रीडम है ना, हम पूरा फ्रीडम देते हैं। आप ये 7 लेक्चर्स अटेंड करो, आपको लग रहा है ना कि हम आपके करियर में आपको हेल्प कर सकते हैं, तभी हमसे जुड़ना, अदरवाइज इट वुड बी ओके, इट वाज अ नाइस मीटिंग, ऐसा हम मान लेंगे। बट गारंटी है हमारा कि आप लोगों को मजा आ जाएगा। सिर्फ मैं नहीं हूँ, बहुत सारे लोग हैं हमारे जो अपने अपने फील्ड में मास्टर्स हैं, और वो आपको परफॉर्म करके देंगे। आपको बस लर्निंग में मजा आना चाहिए। व्हेन लर्निंग इज फन ना, यू विल एंजॉय द स्टडी, है ना? तो टीम हम अच्छी रख रहे हैं, और आज शायद कुछ लोगों ने लेट अटेंड किया था। ठीक है? मैं प्रोडक्ट वाई का जो बजट है वो मैं आपको दे रहा हूँ, आप ट्राई कीजिएगा खुद, है ना? ये सम आपको मैं भेजूंगा अभी, तो यू हैव टू ट्राई दिस, है ना? प्रोडक्ट वाई के एंगल से आपको ये ट्राई करना है। अब मैं इससे आगे का ले जाता हूँ, इसमें इससे आगे का, यही सब में अब ये वाला पोर्शन पढ़ा रहा हूँ, द बजटेड प्रोडक्शन एंड प्रोडक्शन कॉस्ट। आपको क्या दिखा है? बजटेड प्रोडक्शन एंड प्रोडक्शन कॉस्ट फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2012 आर एज फॉलोज। उसमें देखो, आपको प्रोडक्ट एक्स का ही देखना है, वाई का नहीं देखना है। ये थोड़ा फॉर्मेटिंग एरर है। तो एक्स में 11,000 यूनिट है ना? एक्स के ये पूरे साल के हैं। फिर डायरेक्ट मटेरियल 12 रुपया है, डायरेक्ट वेजेस है 5 रुपया, एंड अदर मैन्युफैक्चरिंग चार्जेस अप्रोप्रिएबल टू द प्रोडक्ट इज 33,000 एंड 48,000। आपको क्या दिया है? अदर मैन्युफैक्चरिंग चार्जेस मीन्स मटेरियल लेबर के अलावा के खर्चे, और वो कितने हैं? 30,000 एंड 48,000। और ये खर्चे आपको किस पीरियड के दिए हैं? तो उन्होंने देखो फॉर द ईयर एंडेड दिए हैं, मीन्स ये जो भी इंफॉर्मेशन है पूरे साल की। अभी हमने बजट बनाया तो 6 महीने का, यहाँ इंफॉर्मेशन पूरे साल की दी है, तो हम क्या करेंगे सर? तो जरा देखो, यही मिस्टेक को अब मैं सॉल्व कर रहा हूँ, आप जरा ध्यान से देखिएगा। सिर्फ प्रोडक्ट एक्स का मैं काम कर रहा हूँ, वाई का आपको मैं होमवर्क में दे रहा हूँ, है ना? तो प्रोडक्ट एक्स का आप देख लो जरा, एक मिनट में थोड़ा ये हटा देता हूँ। अब देखिए आप, अब मेरे को बनाना है प्रोडक्शन कॉस्ट बजट। अभी तक हमने प्रोडक्शन बजट बनाया बट उसका कॉस्ट नहीं ढूंढा था, हमने सिर्फ क्वांटिटेटिव बजट बनाया। अब हम प्रोडक्शन का कॉस्ट बजट भी ढूंढेंगे, तो वो कैसे होता है? तो चलो सब लोग देखें। तो पार्ट बी ऑफ द आंसर आई एम स्टार्टिंग विद, ये पार्ट ए हो गया, अब मैं पार्ट बी करने जा रहा हूँ। तो पार्ट बी क्या है टाइटल? आंसर बी, समराइज प्रोडक्शन कॉस्ट बजट, बराबर है? तो यहाँ मैं लिख रहा हूँ समराइज्ड प्रोडक्शन कॉस्ट बजट। अब कॉस्ट है तो डेफिनेटली रुपीज में आएगा ये बजट, है ना?
प्रोडक्शन कॉस्ट बजट है वो रुपीस में आएगा। और दूसरा ये मॉनेटरी फॉर्म में है, बट है ना प्रोडक्ट टैक्स की ही बात कर रहा हूँ, ठीक है, प्रोडक्ट टैक्स का। तो चलो प्रोडक्ट टैक्स का प्रोडक्शन कॉस्ट बजट हम ढूंढ लेते हैं। तो सब लोग मेरे साथ देखना, यहाँ मैं लिखता हूँ पर्टिकुलर्स, फिर ये मंथ के नाम लिखता हूँ, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई एंड जून। ये हमारा पर्टिकुलर्स एंड 6 महीने का बजट है। अब उसके अंदर मैं सबसे पहले क्या लिखूंगा, तो जरा क्वांटिटी, प्रोडक्शन क्वांटिटी वो लिखूंगा, और उसको उसकी कॉस्ट पर यूनिट से मेरे को मल्टीप्लाई करना है। तो चलो पहले प्रोडक्शन की क्वांटिटी कितनी है, ये रही, हमने अभी ढूंढ के निकाली। तो देखो यहाँ से ऊपर से ही ले रहा हूँ, 550, 700, 900, 1100, 1200 एंड 1100। ये आपकी प्रोडक्शन की क्वांटिटी हमने पहले वर्किंग में से ले ली। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ आंसर 1 में से हमने लिया, या आंसर ए में से हमने लिया। अब मैं बी बताने जा रहा हूँ, उसमें मेरे को कॉस्ट, प्रोडक्शन कॉस्ट पर यूनिट ये ढूंढना है। क्या ढूंढना है? प्रोडक्शन कॉस्ट पर यूनिट, प्रोडक्शन कॉस्ट पर यूनिट इन टर्म्स ऑफ रुपीस। क्वांटिटी तो मिल गई, अब उसको मैं कॉस्ट से मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरे को प्रोडक्शन कॉस्ट मिल जाएगी। और इसके अंदर 3 कॉस्ट है, उसमें पहला आपको दिया है प्रोडक्ट टैक्स, है ना। तो उसके अंदर आप जरा देख लो, मटेरियल है, वेजेस है एंड अदर मैन्युफैक्चरिंग चार्जेस। तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ, जरा देखो, यहाँ मैं लिख रहा हूँ मटेरियल, लेबर एंड तीसरा है प्रोडक्शन चार्जेस। अब मटेरियल कितना दिया है प्रोडक्ट टैक्स के लिए, तो 12 रुपया पर यूनिट, और वेजेस कितने हैं, 5 रुपया पर यूनिट। तो यहाँ 12 एंड 5 तो दिया ही है ना। बट अब मेरे को प्रोडक्शन चार्जेस चाहिए। तो प्रोडक्शन चार्जेस के लिए ये इंफॉर्मेशन आपको दी है एक्चुअली, कि ये 11,000 यूनिट पूरे साल में प्रोडक्शन करना है और 33,000 पूरे साल का मैन्युफैक्चरिंग चार्ज। तो ये 33,000 को 11,000 से डिवाइड करके आपको ये ढूंढना है। तो यहाँ मैं लिख रहा हूँ, ये प्रोडक्ट टैक्स का है ना, तो 33,000 डिवाइडेड बाय 11,000, ये बजटेड फिगर्स है, ये बजटेड कॉस्ट है और ये बजटेड यूनिट्स। तो 33,000 डिवाइडेड बाय 11,000 करेंगे तो कितना आएगा, 3। तो अब टोटल कर दो, अब आता है 20 रुपये। तो अब मैं प्रोडक्शन कॉस्ट लिखूंगा 20, 20, 20, 20, 20, ठीक है। एंड अब मेरे को मिलेगा प्रोडक्शन कॉस्ट in terms of total rupees, it is nothing but a multiplied by b। चलो 550 मल्टीप्लाइड बाई 20 कितना होता है, 11,000 होगा, ये 14,000 होगा, ये 18,000 होगा, ये 22,000 होगा, ये 24,000 होगा और ये 22,000 होगा। सीधा सीधा मल्टीप्लीकेशन करना है, ठीक है ना, सिंपल सा था ना। ओके, तो समझ में आ गया वो इंफॉर्मेशन जो एनुअल बेस पे दी थी वो क्यों दी थी। ये इन्फॉर्मेशन देने का लॉजिक समझ में आया कि आपको ये 11,000 यूनिट दिए थे और ये 33,000 दिया था खर्चा, तो उसका पर्पस था कि आप ये जो अदर मैन्युफैक्चरिंग चार्जेस थे ना वो पर यूनिट ढूंढ के निकालो, उसके लिए ये इन्फॉर्मेशन इनडायरेक्टली दी। अगर आप वाई का सोचोगे तो 48,000 को 12,000 से डिवाइड करना होगा, तो वो कितना आएगा, 4 रुपया। मटेरियल है 19, लेबर है 7, 19 प्लस 7 कितना होगा, 26, 26 प्लस 4 30। तो 30 रुपया आपकी प्रोडक्शन कॉस्ट होगी, और वो 30 रुपए को आपको प्रोडक्शन की क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करना है ना। तो ऐसे करके आपको बजट मिल जाएगा। कंफर्टेबल है, क्लियर है।